हाँ एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट एक प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के सिखाऊंगा और उसी में ही आपको मैं रिएक्ट भी सिखा देने वाला हूँ। ये वीडियोस बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन्होंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया है, रिएक्ट को इंस्टॉल भी नहीं किया है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से रिएक्ट सीख सकते हैं। और जिनको ऑलरेडी रिएक्ट आता है तो वो अपनी स्किल को जो है ब्रश कर सकते हैं, स्किल को मास्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जैसे स्टेट, प्रॉप्स, यूज इफेक्ट, यूज रेप, ये सारी चीज़ें जो है सिखाने वाला हूँ। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप रिएक्ट में सोचते कैसे हैं, एक रिएक्ट डेवलपर सोचता कैसा है, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो रिएक्ट जो है बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है? आज के डेट में अगर वेब डेवलपमेंट में जॉब है तो वो रिएक्ट में ही है। यदि आप एज अ वेब डेवलपर जॉब चाहते हैं तो फ्रंट एंड में केवल रिएक्ट ही है और किसी भी टेक्नोलॉजी में उतनी जॉब्स नहीं है जितना कि जॉब्स रिएक्ट है। पिछले कुछ सालों में रिएक्ट जो है बहुत ही बूम गया है, बहुत ही आगे गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार-शानदार अपडेट जो है आ ही रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि रिएक्ट 19, ये रिएक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, रिएक्ट 19 भी आ चुका है, ठीक है? रिएक्ट 19 भी आ चुका है, तो इसलिए भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? तो रिएक्ट की बहुत ज़्यादा खासियत है, बहुत ही है। देखिए कि नॉर्मल वेबसाइट पर जो है आपको रिफ्रेश करना पड़ता है एक नया कंटेंट के लिए। लर्न पे गया तो मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, रेफरेंस में नहीं करना पड़ा, कम्युनिटी में नहीं करना पड़ा, मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, बिना पेज रिलोड हुए डेटा आ जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी खासियत है रिएक्ट में जो कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से मैं आपको रिएक्ट सिखाऊँगा, तो ये प्रोजेक्ट हम स्क्रैच से बनाएँगे, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा डेटा जो है पर्सिस्ट कर रहा है, डेटा डिलीट नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको लोकल स्टोरेज को कैसे रिएक्ट में इंटीग्रेट करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। आप लोकल स्टोरेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैं नया टू डू ऐड करूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ ब्रांड ब्रांड न्यू, यहाँ पर टू डू लिखूँ, ब्रांड टू डू एंटर करूँ तो ये जो इस तरह से ऐड हो जाएगा। और मैं रिफ्रेश करूँ तो पर भी ये जो है नहीं जाने वाला है। आप यहाँ से जाकर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आप ब्लैंक ऐड करने की कोशिश करें तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं आपको जो है रिएक्ट सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है? आपको देखने के साथ-साथ करना भी है, ये नहीं है कि केवल आप वेब डेव का शो देख रहे हैं, ऐसा ना हो। आप मेरे साथ कोड करें, जो कोड मैं कर रहा हूँ, आप भी वही कोड करें, तभी चीज़ें जो है आपको जो है समझ में आने वाली हैं, ठीक है? तो ये हमारा चैनल है वेब डेव मास्टर, ठीक है? यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है? वीडियो देख लीजिए, थोड़ा अगर अच्छा लगे, समझ आए, फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ठीक है? हमने ऑलरेडी बहुत सारे मास्टरी कोर्सेज़ अपलोड कर रखे हैं, ठीक है? और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको मास्टरी कहाँ से करनी है रिएक्ट को। तो ये हमारा मास्टरी कोर्स है जिसमें हमने साढ़े 8 घंटे का रिएक्ट अपलोड कर रखा है, ठीक है? इसमें पूरा ये बिगिनर से लेकर एडवांस फ्रेंडली है और मैं इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा रिएक्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है? और ये आपका बैकएंड डेवलपमेंट, ये रिएक्ट जिसका पूरा प्लेलिस्ट है, यदि आप चाहें तो पूरा जो है सीख सकते हैं। और यहाँ से हमने एक-एक स्टेप जो है बता रखा है, ठीक है? और ये हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अराउंड 20 प्लस प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाए हैं, ठीक है? यदि आपको ऑलरेडी रिएक्ट आती है और आप प्रोजेक्ट बनाकर इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी रिएक्ट की स्किल को, तो 23 प्रोजेक्ट हमने बना के दिखाया है। जी हाँ, 23 प्रोजेक्ट है। आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही शानदार-शानदार प्रोजेक्ट जो है हमने बना के दिखाए हैं। लाइक आपका मर्न, ई-कॉमर्स, रिएक्ट शॉपिंग कार्ड, नेविगेशन बार, पिक्सेल क्लोन, पिक्सेल की एपीआई का हमने आपको जो पोर्टफोलियो वेबसाइट, यूआई प्रोजेक्ट, ठीक है? आपका रेसिपी ऐप, ऐसे बहुत सारे ऐप, वन टू वन वीडियो कॉलिंग ऐप, चैटिंग ऐप, फायरबेस के साथ भी बहुत सारे ऐप जो है बना के दिखाए हैं। तो आप जो है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्ट ऐप कैसे बनाएँगे, ठीक है? तो रिएक्ट ऐप हम बनाएँगे कैसे? तो देखिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है रिएक्ट इन वन वीडियो और इसमें वीएस कोड ओपन कर रखा है। तो आप भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए और वीएस कोड ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर जो है आप अपना जो है टर्मिनल ओपन करें, तो टर्मिनल आप कंट्रोल जे से ओपन कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल जे क्लिक कीजिए और कंट्रोल जे करके इस 3 डॉट पे क्लिक करके टर्मिनल पर क्लिक कीजिए। अगर आपका यहाँ कंट्रोल जे, जे फॉर जोकर, अगर आपका यहाँ से ओपन ना हो, तो यहाँ पर जो टॉप पर आपको 3 डॉट दिखेगा, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ से टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे जाकर आप यहाँ से भी टर्मिनल जो है ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले हमें रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप करें npm, सब स्मॉल में कीजिएगा, npm क्रिएट आपका वीट एट द रेट लेटेस्ट। हम ये जो है वीट की मदद से बनाएंगे। वीट
जो आप पहले npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे वो अब बंद हो चुका है, ठीक है, उसका भी हमने वीडियो बनाया था कि वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो आप वो ना करें, आप जो है अब यही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा, तो मैं चाहता हूँ इसी फोल्डर पे बने मेरा रिएक्ट ऐप, तो यहाँ पर डॉट करें और एंटर करें, ठीक है। ये बोलेगा कि पैकेज का नेम क्या होगा, तो ये पैकेज का नेम जो है जैसे मैं दे रहा हूँ रिएक्ट इन वन वीडियो, ठीक है, एंटर करें। तो आपका इस तरह से आप नाम दे सकते हैं, जो जो मैं कर रहा हूँ आप वही स्टेप कीजिए, ठीक है। रिएक्ट इन वन वीडियो। अब जो है यहाँ पर आपको जो आपका कीबोर्ड है उसमें अप एंड डाउन की से डाउन की को प्रेस करके रिएक्ट को चूज करना है, एंटर करना है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट चूज करना है, तो आप जावास्क्रिप्ट प्लस SWC कीजिए। ये नॉर्मल कंपाइलर से फास्ट होता है, यानी कि SWC यानी कि स्पीडी वेब कंपाइलर, ठीक है, स्पीडी वेब कंपाइलर। तो आप इसको एंटर करें और ये आपको इस तरह से कुछ कुछ जो है फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है बन जाने वाले हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और यहाँ पर आप करो npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, npm इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन इंजन है वो नोड मॉड्यूल वो नहीं आया है, ठीक है। तो वो मेन इंजन आएगा तभी हमारा रिएक्ट चलेगा, ठीक है। तो रिएक्ट में होता क्या है कि आपको पहले से बने बनाया कोड मिलता है, ठीक है, और आपको उसके ऊपर में काम करना होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि हम स्क्रैच से index.html का फाइल बनाते हैं और फाइल बनाकर कोडिंग करना शुरू करते हैं। चीज़ें यहाँ पर ऐसी नहीं होती। आपको पहले बने बनाया कोड मिलेगा और उस बने बनाए कोड के ऊपर में जो है आपको काम करना होता है, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, ये जो सारे फोल्डर्स एंड फाइल स्ट्रक्चर बने हैं मैं आपको इनको समझाने वाला हूँ कि ये सब फाइल से फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। और ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ऊपर है। यदि आपका इंटरनेट स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और अगर इंटरनेट सही है तो बहुत ही जल्दी जो है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया और आप यहाँ से इसको चलाना है, तो चलाने के लिए हमें यहाँ पर npm रन dev करना होता है। आप एक बार cls कर दीजिए। cls से क्या होगा, आपका टर्मिनल जो है क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर करें आप npm रन dev और एंटर कीजिए। तो जो आपका रिएक्ट ऐप है वो चलना जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा जो है यहाँ पर रिएक्ट ऐप लोकल होस्ट 5174 पर शुरू हुआ, क्यों, उसका रीजन ये है कि जो मैंने आपको डेमो दिया था प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 7.3 पर चल रहा है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 7.3 पर चल रहा है, इसीलिए जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो ये देखिए यहाँ पर 7.3 पर चल रहा है। इसीलिए जो नया ऐप है वो 7.4 पर शुरू हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट और आपका 5174, लोकल होस्ट और यहाँ पर 51 और ये 74 और 74 करके आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। लोकल होस्ट 5174 और एंटर, ठीक है। तो ये हमारा जो रिएक्ट ऐप है ये शुरू हो गया, ठीक। तो ये इस तरह का आपको जो है शानदार एनिमेशन और आउटपुट आता है। तो अब हम जो है पहले फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर हम अपने प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें स्क्रैच से सिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीट कॉन्फ़िग डॉट जे से। हमने रिएक्ट को वीट से बनाया है, तो ये वीट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। देखिए यहाँ पर प्लगइन का नाम रिएक्ट है। आप वीट के थ्रू बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं, लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसीलिए जो है आपको एक वीट कॉन्फ़िगरेशन देता है, तो ये वीट कॉन्फ़िग है, यहाँ पर रिएक्ट है। यदि आप आगे चलकर कुछ और इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर कुछ और होता। रीडमी डॉट एम डी क्या है, रीडमी डॉट एम डी एक फाइल होता है जिसमें आप बता सकते हैं कि इस ऐप को कैसे यूज किया जा सकता है। यदि आप जो है फ्यूचर में इसको डिप्लॉय करते हैं, गिटहब पर डालते हैं, तो आप वहाँ पर यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होंगे जिससे कोई आदमी जो है आपके रिपोजिटरी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है, रन कर सकता है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन एक डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे आपका रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर में क्या एक स्टूडेंट है तो उसका जो है नाम रहेगा, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, उसका फोन नंबर, वो सब उसका पूरा डिटेल रहता है। उसी तरह से पैकेज डॉट जेसन जो है आपका एक फाइल है, एक डिस्क्रिप्शन फाइल है जिसमें आपके पूरे के पूरे ऐप का जो है डिस्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि उस ऐप का नाम क्या है, ऐप यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो प्राइवेट है कि नहीं, उसका वर्जन क्या है। अब जैसे कि इनिशियली आपका 0 वर्जन है, ठीक है, टाइप मॉड्यूल है आपका, जो उसके बाद है कौन कौन से डिपेंडेंसी यानी कि कौन कौन से पैकेजेस को यूज करके बनाया गया है, लाइक आपका रिएक्ट, रिएक्ट डोम, और आगे चलकर यदि आप रिएक्ट राउटर करेंगे तो वहाँ पर रिएक्ट राउटर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रहता है और वर्जन रहते हैं कि कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, क्योंकि जब आप इसमें आगे चलकर डिप्लॉय करोगे तो अभी तो रिएक्ट 19 चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए 5 साल बाद जो है रिएक्ट 25 आ जाता है,
तो ये जो वर्जन 19 है, इसके बेसिस पर जब आप इसका डॉकर इमेज बनाएंगे तो ये वर्जन काम आएगा, इसलिए भी ये फाइल जो दिया जाता है। तो ये बस डिस्क्रिप्शन फाइल है, आपको इस फाइल को छिड़कानी नहीं करनी है। ठीक है। पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है? ये भी पैकेज डॉट जेसन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपको इन डेप्थ में डिस्क्रिप्शन मिलता है। जो पैकेजेस इसमें यूज हो रही होती हैं उसका आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिलता है, बस उतना ही डिफरेंस है। यदि आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देखिए, रिएक्ट को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, उसका मेन रीजन है कि इसमें केवल एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल रहती है। देखिए केवल एक ही फाइल है, ठीक है, इसीलिए भी सिंगल पेज एप्लीकेशन इसको कहा जाता है। तो रिएक्ट में एक ही फाइल है, तो क्या हम इसे मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। इसके लिए आपको रिएक्ट राउटर जो है इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, और उसकी मदद से आप जो है इसमें मल्टीपल जो पेजेस हैं वो बना सकते हैं। लेकिन वो सारे मल्टीपल पेजेस इसी एचटीएमएल के अंदर में ही आते हैं, अलग से हमारा एचटीएमएल नहीं बनता। तो इसमें क्या है, एक मेन रहता है ड्यू आईडी जिसका नाम होता है रूट, और इसी के अंदर में सारा का सारा जो कंटेंट है आता है। ठीक है। और ये आपका नॉर्मल टाइटल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर वीड प्लस रिएक्ट दिख रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर टाइटल को चेंज कर दूँ तो लेट से मैं यहाँ पर टाइटल को चेंज करता हूँ, रिएक्ट इन वन वीडियो किया, वन वीडियो किया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल जो है चेंज हो रहा है, ये हो गया रिएक्ट इन वन वीडियो। और एक और खास बात है रिएक्ट की, जब आप इसमें बना रहे होते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है। अब जो है ये आपका स्क्रिप्ट, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिर से आएंगे index.html पर। ESLint क्या है? ESLint एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है। यदि 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 आप ESLint का एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करके रखते हैं तो कहीं पर भी अगर आपका सेमीकोलन मिस हुआ, ब्रैकेट मिस हुआ, तो उसको क्लिक करेंगे तो सेट कर देता है। बस यही काम आता है, कुछ काम नहीं आता ये। गिट इग्नोर क्या है? गिट इग्नोर ये फाइल है जो चीज़ों को इग्नोर कर देता है। ठीक है। इग्नोर मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की किसी लड़के को इग्नोर कर देती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। गिट इग्नोर का मतलब क्या है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को, जैसे कि मान लीजिए इसी रिएक्ट ऐप को मैं गिट में डाल रहा हूँ, मुझे डिप्लॉय करना है, तो मैं ये नोड मॉड्यूल को नहीं डालना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसका फाइल का साइज अभी तो तकरीबन 120 MB होगा, लेकिन जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो 250, 300, 500 MB तक हो सकता है। ठीक है। तो हम जो है गिटहब पर एट अ टाइम 75 MB का फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा, और बहुत सारे फाइल्स को हमें इग्नोर करना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं रेजर पे का पेमेंट गेटवे यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे जो एपीआई कीज वगैरह हैं वो हाइड करनी पड़ती है। तो उसके लिए मुझे कोई कुछ फाइल को गिटहब पर अपलोड नहीं करना होता। तो हम क्या करते हैं, जिन फाइल्स एंड फोल्डर्स को हमें गिटहब पर अपलोड नहीं करना होता है, हम उसका नाम यहाँ पर दे देते हैं। तो यदि हम उसका नाम यहाँ पर देते हैं तो गिटहब पर अपलोड नहीं होती, वो जो है इग्नोर हो जाती है, उसको जो है अपलोड नहीं होने दिया जाता। तो इसलिए काम आता है आपका गिट इग्नोर। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इन नोड मॉड्यूल है, इनको नाम लिखा है, तो ये नोड मॉड्यूल जो है वो इग्नोर हो जाएगा, वो आगे जो है आपका अपलोड नहीं होगा। ठीक है। अब जो है पहले बात करते हैं नोड मॉड्यूल्स की। ये आपका नोड मॉड्यूल क्या है? देखिए, नोड मॉड्यूल आपका इंजन है जो पूरे के पूरे रिएक्ट ऐप को चला रहा है। आपको इस फाइल को छिड़कानी नहीं करना, इसी में पूरा का पूरा जो है वो चीज़ें इंस्टॉल है, जिससे जो है ये आपने यहाँ पर जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आपने टाइटल चेंज किया था, और टाइटल को चेंज करते ही ये ऑटोमेटिक क्या हो गया था, रिलोड हो गया था। तो ये सारा कोडिंग जो है इसी नोड मॉड्यूल के अंदर में ही है। आगे चलकर आप जो भी पैकेजेस फाइल इंस्टॉल करेंगे सब इसी के अंदर में ही जाएगा। तो आपको इस फाइल को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको छूना भी नहीं है। ठीक है। अब आते हैं पब्लिक फोल्डर पर। पब्लिक फोल्डर क्या होता है? पब्लिक में आगे चलकर आप जो है यदि कुछ इमेज, ऑडियो, वीडियो रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं, इसीलिए है। अब जो है हमें ना तो इधर काम करना है, ना ही नोड मॉड्यूल में, ना ही पब्लिक में, तो कहाँ आपको काम करना है? एसआरसी में। आपका एंट्री पॉइंट जो होगा वो एसआरसी होगा। ठीक है। एसआरसी में पहला फोल्डर आपको मिलेगा एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स में भी आप इमेज, ऑडियो, वीडियोस रख सकते हैं। ठीक है। एसेट यानी कि क्या होता है? संपत्ति। एब डॉट सबसे पहले मेन डॉट जेएसएक्स पर आते हैं। मेन डॉट जेएसएक्स आपका जो है एंट्री पॉइंट है। ठीक है। बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, उनमें से एक मेन डॉट जेएसएक्स है। आप जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एस आर सी स्लेस मेन डॉट जेएसएक्स है। ठीक है। इसी फाइल के थ्रू सारा का सारा कंटेंट इस ड्यू रूट में जाता है। ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट है। तो ये रूट कहाँ से आ रहा है? ये रूट, ये वाला रूट है, आईडी रूट, यही रूट है और यहीं से आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है
कि main.jsx में हमने इस ड्यू को ग्रैब किया है, इस ड्यू को हमने ग्रैब किया है और उसमें सारा का सारा कंटेंट जो है डंप कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप जो है सुनते जाइए, घबराना नहीं है, आप सुनते जाओ। अभी हमने कोडिंग शुरू नहीं किया है, ये तो जस्ट ओवरव्यू है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप थोड़ा पेशेंस रखें और सुनते जाइए ध्यान से, ठीक है। अब जो है हमारे पास है आपका app.jsx। app.jsx क्या है? app.jsx ही आपका मेन एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो एंट्री पॉइंट है वो आपका app.jsx है। जो आपको यहाँ पर कोड दिख रहा है, वीड प्लस रिएक्ट, ये सब एनिमेशन, ये घूम रहा है आइकन काउंटर, ये सारा कहाँ से आ रहा है? ये सारी की सारी चीजें आपकी app.jsx से ही आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वीड प्लस रिएक्ट दिख रहा है ना। अगर इसका नाम मैं चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, ये जो आपका H1 है, इसको अगर मैं चेंज करके यहाँ पर लिख दूं कि वेब डेव वेब डेव मास्टरी वेब डेव मास्टरी कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये वेब डेव मास्टरी हो गया। तो जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट है वो हमारा जो है app.jsx ही है। यहाँ पर जो कोड करेंगे वो कोड कहाँ पर जाएगा? ये कोड सबसे पहले जाता है main.jsx पर। देखिए यहाँ पर हमने मेन में इंपोर्ट किया है इसको, देखिए आप यहाँ पर इंपोर्ट किया है, ठीक है। इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करके यहाँ पर शो किया है, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। बस अभी आप देखते रहिए, सब चीज सब गारंटी दे रहा हूँ समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं आएंगी तो कमेंट में आप जो चाहे वो लिख के चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐप में हमने जो कोड लिखा है इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है मेन में, यहाँ पर मेन में इंपोर्ट किया है। और इंपोर्ट करके इस ऐप का कंटेंट कहाँ जा रहा है? ऐप का कंटेंट जा रहा है index.html पर, और index.html के इस ड्यू रूट पर, ठीक है। यदि आपको दिखाएं, इसमें आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करें, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा बॉडी, बॉडी के अंदर में एक आईडी मिलेगी रूट, ठीक है। ये रूट कहाँ से आ रहा है? ये रूट यहाँ से आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईडी क्या है? रूट है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आईडी है रूट है। अगर मैं यहाँ पर एक जो है यहाँ पर दे दिया क्लास, और यहाँ पर क्लास दे दिया डार्क नाम से, तो ये क्लास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर जो क्लास है डार्क को ऐड हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर में ही सारा का सारा कंटेंट है। ये देखिए ये ड्यू है जिसमें आपके इमेजेस हैं, वेब डेव मास्टरी है, और ये कार्ड से आ रहे हैं। तो सारा का सारा कंटेंट कहाँ से आ रहा है? app.jsx में। पहले app.jsx में कोड लिखा जा रहा है, फिर मेन में जा रहा है, फिर main.jsx में जा रहा है, और फिर वो कहाँ जा रहा है? index.html में जा रहा है। तो ऐसे ही चीजें जो है काम करती हैं। यहाँ पर है app.css। ये क्या है? जो आपको यहाँ पर स्टाइलिंग दिख रही है, ये सारा स्टाइलिंग app.jsx से आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक रहता है index.css। index.css क्या होता है? index.css ग्लोबल css रहता है, यानी कि यहाँ पर आप जो css लिखते हैं ये पूरे के पूरे रिएक्ट ऐप में अप्लाई होती है। तो ये क्या होता है? आपका ग्लोबल css रहता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, अब जो है चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस एसेट्स को डिलीट करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एसेट को डिलीट करें। एसेट के बाद जो है आप इस इंडेक्स डॉट सी एस एस को डिलीट करो, नहीं इंडेक्स को डिलीट मत कीजिए। तो यदि आपका डिलीट हो गया तो आप कंट्रोल जेड को क्लिक कर सकते हैं एक साथ, और एप डॉट सी एस एस को डिलीट कर दिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको इतने चीज़ों को डिलीट करना है। अब डिलीट करने के बाद जो है आप क्या करें, आप app.jsx से पूरा का पूरा जो कंटेंट इसको हटा दीजिए, पूरा कंट्रोल है पूरा डिलीट कर दो, ठीक है। आप पूरा जो है डिलीट कर दीजिए, आप पूरा जो है डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेस कंट्रोल आई टू आस टू डू समथिंग, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये VS कोड में कुछ नया वर्जन आया है, तो इन्होंने कुछ AI को इंटीग्रेट किया होगा, इसलिए आ रहा है। तो इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। अब आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। जैसे क्या क्या एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कौन कौन से एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आप इंस्टॉल करें ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। आपको क्या करना है, ये एक्सटेंशन का सेक्शन है, इसको एक्सटेंशन सेक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिखिए रिएक्ट, और रिएक्ट में लिखिए ES7 लिखिए, ES7 और रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट लिखिए, ठीक है। ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, और ये लिखकर जो है आप इसको इंस्टॉल करो। मेरे में अनइंस्टॉल आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको सजेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा सजेशन? देखिए आप यहाँ पर करो RAFCE और एंटर, फिर से
RAFCE और एंटर कीजिए, ठीक, और इसको बड़ा कीजिए, ठीक है। तो रिएक्ट जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पर काम करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी कि पूरा का पूरा जो कोड है वो फंक्शन में रहता है। देखिए ये आपका एक एरो फंक्शन है। आपको जावास्क्रिप्ट की भी नॉलेज की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया है, हमने मास्टरी कोर्स में आपको जावास्क्रिप्ट भी सिखा रखा है। तो हम आपको वो वीडियो बताते हैं जहाँ से आप जो है जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में मास्टरी जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये मास्टरी कोर्स का प्लेलिस्ट है, ठीक है। हम ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। यहाँ से हमने जावास्क्रिप्ट आपको सिखाया है, तो आप यहाँ से प्लीज़ रिफर कीजिएगा, आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐप बीच में क्यों आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाना पड़ेगा, और इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाकर कंट्रोल ए आपको करना है, कंट्रोल ए इशारा खत्म, और बॉडी देना है। और बॉडी में आप देंगे बैकग्राउंड कलर इसको दे दीजिए ब्लैक, और नॉर्मल इसका कलर दीजिए टेक्स्ट कलर इसको दे दीजिए वाइट, ठीक है, WHITE दीजिए, ठीक है। तो इससे जो आपकी चीज़ें हैं वो सेट हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो है ऐप आ रहा है, यहाँ पर हमारा ऐप आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऐप आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया उससे RFC करने से इस तरह का जो कंपोनेंट है आ जाता है, ठीक है। रिएक्ट में हर एक फाइल कंपोनेंट कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि कोई यदि कोई विद्या यदि कोई बॉय लड़का, ठीक है, यदि कोई लड़का जो है अगर कॉलेज जाएगा तो क्या कहलाएगा, स्टूडेंट कहलाएगा। वहीं जो है अगर मंदिर जाएगा तो क्या कहलाएगा, भक्त कहलाएगा। वहीं अगर हॉस्पिटल जाएगा तो क्या कहलाएगा, डॉक्टर या पेशेंट कहलाएगा। उसी तरह से रिएक्ट में हर एक फाइल को हम कंपोनेंट बोलते हैं। रिएक्ट में हर एक फाइल क्या कहलाता है, आपका कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऐप कंपोनेंट है। ये क्या है, मेन डॉट जेएसएक्स मेन कंपोनेंट है। ये ऐप कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से हटा दो। तो ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन है। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है आपका ऐप फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट क्यों किए हैं, देखिए ये आपने फंक्शन बनाया, ठीक है। अब फंक्शन बना के फंक्शन को एक्सपोर्ट करोगे तभी तो इधर जाके उसको इंपोर्ट करेंगे। यदि आपके चाइना वगैरह से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट होगी तभी तो इंडिया में इंपोर्ट होगी। उसी तरह से हमने ऐप में फंक्शन बनाया, और जब इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो इधर इंपोर्ट करके यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ऐप, और कहाँ से, ऐप डॉट जेएसएक्स से। और यहाँ पर यूज ऐसे किया जाता है, सिंगल आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ है कि रिएक्ट में आपका फाइल का एक्सटेंशन का नेम डॉट जेएसएक्स होता है। आप डॉट जेएस नहीं दे सकते, वीट के थ्रू आप डॉट जेएस नहीं दे सकते। आपको एक्सटेंशन डॉट जेएसएक्स देना होता है। जैसे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का डॉट एचटीएमएल, और इंडेक्स डॉट सीएसएस का डॉट सीएसएस, उसी तरह से रिएक्ट में डॉट जेएसएक्स चलता है। अब जो है, अब क्या करेंगे, अब जो है आपको इस स्टेट वगैरह सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम इधर जो है, इधर अपना जो है ये ओपन करते हैं, और ओपन करके ये जो हमारा ऐप है इसको, इसके साथ साथ हम आपको धीरे धीरे जो है बनाकर जो है सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम जो है धीरे धीरे चीज़ों को जो है कैसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका यूआई बनाएंगे, ठीक है। स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल यूआई बना लेंगे। तो आपका जो ये HTML की तरह दिख रहा है, इसको इसको कहा जाता है JSX, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं JSX। जो रिटर्न के अंदर में है HTML की तरह, ये कहलाता है JSX। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक H1 लिखा और यहाँ पर मैं लिखा हेलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं H2 लिखा और यहाँ पर कंट्रोल जेड किया, और यहाँ पर मैं H2 लिखा, और यहाँ पर लिखा आपका वेब डेव मास्टरी लिखा, तो यहाँ पर वेब डेव मास्टरी आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आ जाएगा। तो इसमें ये जेएसएक्स क्यों बोलते हैं, जेएसएक्स का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट आपका एक्सएमएल मतलब कि मैं इसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है क्या किया, एक S3 दिया, और यहाँ पर मैं यहाँ पर 2+3 लिखा, 2+3 लिखा, तो क्या हो गया ये देखिए, इसको हम H1 देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। H1 दिया तो यहाँ पर 5 आ, यहाँ पर जो है 2+3 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसी को डुप्लीकेट करके जो है 2-3 बार यहाँ पर टू टू मल्टीप्लाई थ्री कर दूँ, और यहाँ पर 2-3 कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं चाहता था कि 2+3 करूँ तो 5 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई 3 में 6 आ जाए, 2-3 -1 आ जाए। ये तो नॉर्मल HTML है।
तो हम जावास्क्रिप्ट इसमें कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना होगा। अब जैसे कि मैं H1 लिखूँ और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में अगर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाऊँ और कर्ली ब्रैकेट में अगर जो है मैं क्या करूँ, कर्ली ब्रैकेट में अगर मैं 2+3 करूँ, 2+3 करूँ तो क्या मिलेगा आपको? 5। कर्ली ब्रैकेट में करूँ तो क्या मिलेगा? 5। इसी तरह से इसको जो है मैं डुप्लीकेट कर दूँ और जो है 2 मल्टीप्लाई 3 कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 6। देखिए आप नीचे देखिए 6 मिला आपको। यहाँ पर 2 माइनस 3 कर दूँ तो क्या मिलेगा आपको? 2 माइनस 3 कर दूँ तो माइनस ऑफ 1। तो ये क्या है? ये है JSX, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप जावास्क्रिप्ट जो है लिख सकते हैं। तो यही ब्यूटी है आपके JSX की। अब जो है और प्रॉपर्टी आपको बताते हैं JSX का, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट। अब मैं वेरिएबल कैसे यूज करूंगा अपने इस JSX में? कॉस्ट लिखा और कॉस्ट यहाँ पर मैंने दे दिया पर्सन, और उस पर्सन का नाम दे दिया मैंने सुपरमैन में दे दिया, मान लीजिए सुपरमैन दे दिया, ठीक है? अब इस नाम को मुझे यहाँ पर दिखाना है। इस ये जो वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट का, ये जो पर्सन वेरिएबल है, इस पर्सन वेरिएबल को मुझे यहाँ दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा? आप अपने हिसाब से H1 H2 H3 जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। आप पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं H1 कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर करूंगा मैं माई नेम इज इक्वल टू, ये मुझे नेम देना है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट। जी हाँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप क्या कीजिए? पर्सन, यानी कि आपके वेरिएबल का नाम। तो ये पर्सन है वेरिएबल का नाम, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया? इस पर्सन नाम को दे दिया। तो ऐसी जो है चीजें हमारी काम करती हैं रिएक्ट में, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी इनपुट है ये सब क्या है? ये सब आपके जेएसएक्स हैं। जो इनपुट आ रहा है सब क्या है? जेएसएक्स हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से जो है इसको पूरा का पूरा हटा देंगे। आपको थोड़ा और जो है जैसे थोड़ा सा बताते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक ड्यू है, ठीक है? मैं यहाँ पर एक और ड्यू बनाना चाहता हूँ। इस तरह से एक और ड्यू बनाऊंगा और एक और ड्यू में जो है मैं H1 करूंगा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा राम, ठीक है? लेकिन आपने जो है ध्यान दिया कि जैसे ही मैंने एक और डी बनाया ये एरर आ रहा है यार। और ये क्या? अनएक्सपेक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल RGS, ये क्या एरर आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एट अ टाइम केवल एक ही ड्यू को रिटर्न कर सकता हूँ। मतलब कि आप रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिटर्न कर रहे हैं तो एट अ टाइम एक ही चीज को आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन एक बार में केवल एक ही वैल्यू को तो रिटर्न कर सकता है, 10 वैल्यू को तो रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा मूड हुआ कि मुझे 10 वैल्यू को रिटर्न कराना है तो क्या करूंगा? तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट से चेंज करके एरे कर दो, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कुछ ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट क्या होता है? एम्प्टी एम्प्टी जो है कल एम्प्टी जो है टैग्स, एम्प्टी टैग को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। अब इसको जो इसकी मदद से आपको पूरे के पूरे ऐप को रैप अप करना है, तो ये अल्ट प्रेस करके आप नीचे लाइए। तो इसी एम्प्टी ओपन और क्लोजिंग टैग को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो ये है आपका फ्रेगमेंट है। अब आप एक क्या दो क्या 10 ड्यू को रिटर्न करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? तो ये है हमारा JSX। अब जो है यहाँ पर आएंगे और प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक फ्रेगमेंट बनाऊंगा। तो हमारा फ्रेगमेंट क्या है? यही इसी एम्प्टी टैग को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा डॉट ड्यू। देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना होता है? नॉर्मल सीएसएस में क्या होता है? मान लीजिए एक H1 है, ठीक है? और एक H1 है, इसको मैं यहाँ एक H1 लिखूँ और एक H1 में यहाँ पर राम लिख दूँ, ठीक है? नॉर्मली CSS में मुझे इसको स्टाइलिंग देना है तो क्या करना पड़ता है हमें? हमें यहाँ पर करना पड़ता है क्लास, ठीक है? और इस तरह से क्लास में हम क्या दे देते हैं? और क्लास में हम यहाँ पर देते हैं हेडिंग, ठीक है? बट रिएक्ट में हम क्लास नहीं देते, तो क्या देते हैं? हम क्लास नेम देते हैं। इस तरह से हम जो है क्लास नहीं देते, क्लास नेम हम जो है क्लास नेम देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास जो होता है वो रिजर्व कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में। जावा रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो क्लास को रिजर्व कीवर्ड रखा गया है। यानी कि जैसे जावा में क्लास होती है, C++ में क्लास होती है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी क्लास होती है। तो क्लास को हमने क्या रखा है? रिजर्व कीवर्ड रखा है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर क्लास नेम यूज कर सकते हैं। हमें क्लास नेम लिखना पड़ता है, क्लास यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्लास नेम क्या है? हेडिंग है, यानी कि ये आपका क्लास ही है लेकिन आपको इसको क्लास नेम करना है। हेडिंग है तो क्या करेंगे? आप अपने index.css पर आ जाएंगे। index.css ग्लोबल फाइल होता है, यहाँ से जो स्टाइलिंग देंगे वो पूरे के पूरे ऐप में अप्लाई होगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉट हेडिंग, और डॉट हेडिंग करके मैं क्या कर सकता हूँ? डॉट हेडिंग करके मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इसका मान लीजिए मैं करूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर येलो दे दूँ तो क्या आ जाएगा? येलो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर येलो आ गया। जो चाहे मैं वो चेंज कर सकता हूँ। अगर इसका मान लीजिए कलर जो है मैं ब्लैक देना चाहूँ तो मैं ब्लैक दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पर हमने एक एक हेलो एक जो है हेडिंग नाम से क्लास दे दिया।
और स्टाइल कर लिया तो इस तरह से आप जो है स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमने स्टाइलिंग करना भी आपको सिखा दिया। अब जो है हम अपने ऐप को बनाएँगे और आपको सारी की सारी चीज़ें सिखाएँगे। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा इनपुट, तो इनपुट बनाने के लिए इसको मुझे स्टाइलिंग भी करनी है आगे चलकर। तो मैं डॉट ड्यू करूँगा, मैं ड्यू नाम से एक बनाऊँगा क्लास। तो देखिए यहाँ पर मैंने डॉट लिखा है और यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन आ गया, यहाँ पर एक ड्यू बना देगा जिसका नाम है अ उसका नाम रखा है ड्यू। आप यहाँ पर अगर हैश करेंगे, हैश और हैश माई करेंगे, तो एक आईडी एक ड्यू बनेगी, उसमें आईडी लग जाएगी माई नाम से। यहाँ पर डॉट करेंगे और यहाँ पर माई करेंगे तो डॉट यहाँ पर एक ड्यू बन जाएगा जिसमें क्लास नाम आ जाएगा। तो क्लास के लिए डॉट, हैश के लिए आईडी। तो यहाँ मैं डॉट ड्यू नाम से एक बनाने वाला हूँ क्लास और एंटर, तो ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, ड्यू बन जाएगा। इसी तरह से डॉट करें और एक बनाइए ऐप कंटेनर। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ऐप कंटेनर नाम से, ऐप कंटेनर नाम से एंटर कीजिए तो आपका ऐप कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है मेरा फॉर्म रहेंगे जिसमें मेरा इनपुट रहेगा, मेरा बटन रहेगा और मेरे ये सारी चीज़ें शो होंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक फॉर्म बनाऊँगा, FORM फॉर्म। इसी में मुझे एक क्लास नेम लगाना है तो डॉट डॉट करूँगा ऑब्वियसली और यहाँ पर इनपुट डैश कंटेनर और एंटर, तो मेरा यहाँ पर इनपुट कंटेनर बन जाएगा। इसको हम थोड़ा-सा ऐसे कर लेंगे ताकि चीज़ें जो है प्रॉपर दिखे और इसको ऐसा, ठीक है? इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है? तो ये मेरा जो है इनपुट कंटेनर बन गया और यहाँ से ये एक्शन वेक्शन को हटा दो, हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंट्रोल जेड करूँगा, ठीक है? इनपुट कंटेनर और इनपुट कंटेनर, तो ये मेरा एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्शन आप हटा दो, ठीक है? तो ये बन गया। तो इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं, इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं, ये कहलाता है आपका जीएसएस। यहाँ पर जो है मैं एक इनपुट बनाऊँगा, तो यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाऊँगा और जैसे ही इनपुट बनाया आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इनपुट आ गया और इनपुट में जो है हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दे देंगे। तो यहाँ पर टाइप टेक्स्ट रहेगा और यहाँ पर जो है मैं एक प्लेस होल्डर और इसको मैं कुछ ऐसा करूँगा, प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पर दे दूँगा ऐड ऐड आपका ऐड ए न्यू आपका टू डू, ठीक है? तो ये प्लेस हो गया। अब जो है मुझे एक बटन बनाना है जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो बटन के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसी के नीचे एक बटन बना लीजिए, तो लिखिए बटन और बटन एंटर और यहाँ पर लिखिए ऐड, ऐड लिख दीजिए। तो ये बन गया आपका सिंपल सा जेएसएक्स, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जेएसएक्स बोल रहे हैं और बाकी की चीज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो हमारा ये बन गया सिंपल सा यूआई। इसको हम थोड़ा-सा स्टाइलिंग देंगे, ठीक है? स्टाइलिंग देंगे, तो स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो स्टाइलिंग के लिए हम सारा का सारा स्टाइलिंग इंडेक्स डॉट जेएसएस में ही देने वाले हैं, इसको मैं हटा दूँगा। तो अभी तक मैंने क्या बनाया है, अभी तक जो है मैंने यहाँ पर एक डी बनाया है, ऐप कंटेनर बनाया है और इनपुट कंटेनर बनाया है। बाकी जो लॉजिक है, वो लॉजिक हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर बॉडी को स्टाइलिंग देंगे, तो बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी के लिए यहाँ पर जो है इसका जो रंग है, इसका रंग जो है बैकग्राउंड कलर मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये है आप हटा दो, ठीक है? हटा देंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का-सा स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पर P0 करें पैडिंग 0 और M0 करें मार्जिन 0। अब नॉर्मल सा स्टाइलिंग देनी है आपको, तो यहाँ पर जो है मैं दे रहा हूँ आपका, इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे दीजिए। पहले तो फंड फैमिली हम दे देंगे, या आपका ये एसयू यूआई, आप इसी को दे दो, ये जो है फर्स्ट आ रहा है इसी को दे दीजिए और ये तमोहा ये सब हटा दीजिए, केवल सेंसरी पर रखो, ठीक है? ये एसईजीओ यूआई और सेंसरी। अब ये हो जाने के बाद जो है आपको देना है बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर और मैं बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में दे दूंगा लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री में दूंगा और 135 डिग्री कॉमा करके यहाँ पर मैं कुछ कुछ जो है 2-3 कलर देने वाला हूँ, तो आप इसको लिख लीजिएगा, जीरो ओ एफ, है ना, 0OF2027 एक पहला कलर, ठीक है? दूसरा कलर जो होगा वो होने वाला है आपका हैश और आपका 203 और आपका ए फॉर एप्पल 43, ठीक है? ये देखिए आ रहा है हमारा और एक और मैं यहाँ देना चाहूँगा 2C5364, ठीक है? क्या ये कलर मैंने याद रखे हैं? जी नहीं जनाब, ये मैंने याद नहीं रखे हैं, मैंने गूगल सर्च किया, ये कलर मुझे मिल गया। तो आप भी गूगल सर्च करके जो चाहे वो कलर जो है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, याद नहीं करना पड़ता। टेक्स्ट के कलर क्या रखेंगे? टेक्स्ट के कलर क्या रखेंगे? टेक्स्ट के कलर के लिए
आप जो है हैश FO, ठीक है, F0 कर सकते हैं, ठीक है। ये वाइट कलर होता है, वाइट का थोड़ा सा शेड होता है। यहाँ पर हेड देना चाहूंगा तो मीन हेड में दे दूंगा आपका 100 बीच। मीन हेड क्यों दिया? ताकि जब मैं टू डू ऐड करूँ तो वो जो है एकदम मतलब कि कंजस्टेड ना हो जाए, मेरे पास जगह बचे रहे। आप सबसे पहले स्टाइल करूंगा कि इसको अब स्टाइल करने वाला हूँ यहाँ पर ड्यू को, ये जो ड्यू है मेरा, इसको स्टाइल करूंगा। तो इस ड्यू के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा डॉट ड्यू, और डॉट ड्यू पकड़ के इसका विड्थ दे दूंगा मैं 100%, 100%। और 100% के साथ साथ जो है इसका पैडिंग दे दूंगा मैं 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल दे दिया। अब 20 पिक्सल के बाद देखिए, अब 20 पिक्सल के बाद जो है जो हमारा ऐप कंटेनर है, ये जो ऐप कंटेनर है इसको स्टाइलिंग देते हैं। तो इसको स्टाइलिंग हम कैसे देंगे, तो डॉट ऐप डेस कंटेनर, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बैकग्राउंड दे दीजिए, और बैकग्राउंड आर जी बी ए दे दीजिए। और RGBA यहाँ पर मैं दे दूंगा 255, और यहाँ पर भी 255। और ये RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू अल्फा 255, और लास्ट में 0.5। ठीक। अभी हो जाने के बाद बैक आपका बैक ड्रॉप फिल्टर को आप ब्लर दे दो, तो हल्का सा ब्लरी आना चाहिए। ब्लर इसको आप दे दीजिए 10 पिक्सल दे दीजिए, 10 पिक्सल तक रहे, ठीक है। बैकड्रॉप फिल्टर के बाद जो है बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस में चाहता हूँ तो बॉर्डर रेडियस जो है यहाँ पर 20 पिक्सल दे दूंगा, ताकि एजेस जो हैं वो गोले गोले रहें। एजेस के बाद जो है हम यहाँ पर पैडिंग देना चाहूँगा, पैडिंग में यहाँ पर 30 पिक्सल दे दूंगा। पैडिंग के बाद जो है यहाँ पर मैक्स विथ दे देंगे, मैक्स विथ। और मैक्स विथ हम यहाँ पर दे देंगे 450 पिक्सल, यानी कि चौड़ाई 450 पिक्सल तक रहे। और 450 पिक्सल के बाद जो है मार्जिन ऑटो, ताकि वो बीचों बीच आ जाए, ठीक है। मार्जिन ऑटो दियागा तो बीचों बीच आ जाएगा। देखिए मेरा डी जो है बीचों बीच आ गया। अब जो है बीचों बीच आ जाने के बाद जो है आगे मैं क्या देने वाला हूँ, देखिए आगे इतने में अभी रहने देते हैं, ठीक है। इतने में हमारा कैसा दिख रहा है ये, ठीक है, हाँ इतने में तो ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोई एक चीज़ जो है मिस हो रही है, मेरा जो कलर है वो वो जो है एक्चुअल कलर नहीं आ रहा है। RGBA दिया 255 दिया, बट ये RGBA में ऐसा कलर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। RGBA बैकग्राउंड दिया, और ऐप कंटेनर RGBA 255 जीरो पॉइंट, इसको यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है, मुझे और डार्क चाहिए, तो 0.05 दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सही लग रहा है 0.05। ओके। अब जो है जो मेरा इनपुट कंटेनर होगा, देखिए इसके अंदर क्या है कि इनपुट कंटेनर है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करो, और इसको कॉपी करके यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, यहाँ पर इसको आप पेस्ट करो। और पेस्ट करेंगे तो सबसे पहले डिस्प्ले दे दीजिए, इसका दे दीजिए फ्लैक्स, ताकि वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। और फ्लैक्स करने के बाद जो है गैप दे दो, और यहाँ पर डॉट देते हैं, डॉट नहीं दिया इसलिए सेंटर में नहीं आया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर गैप दे दीजिए 10 पिक्सल का, ताकि 10 पिक्सल की दोनों में क्या रहे, डिस्टेंस रहे। और मार्जिन बॉटम मार्जिन बॉटम रहे 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन बॉटम जो है, ये जो चीज़ें हो गई इनपुट कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जो मेरा इनपुट है उस इनपुट को मैं स्टाइलिंग देने वाला हूँ। तो ये मैं चेक करूँ तो ये सेंटर में नहीं आया, ठीक है। तो इधर जो है इनपुट कंटेनर के अंदर में इनपुट है, और इनपुट के साथ साथ जो है बटन है। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब जो है हमारे पास इनपुट टैग है, इनपुट टैग को पकड़ेंगे, आप इनपुट टैग को पकड़ो। तो इनपुट टैग को पकड़ा, तो यहाँ पर इनपुट, अभी तो आप स्टाइलिंग करो, रिएक्ट की चीज़ें जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं बहुत जल्द। फ्लैग्स दे दीजिए, फ्लैग्स जो है इसका 1 दे दो, ठीक है। जैसे ही मैंने फ्लैग्स 1 दूंगा, वो पूरा का पूरा जो आपका इनपुट है पूरा ले लेगा जगह, ठीक है। पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग देना था मुझे, पैडिंग दे दूंगा मैं 12 पिक्सल का दे दूंगा, ठीक है। पैडिंग दे दिया। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और आपका हैश 00E, और आपका 676, ठीक है। तो एक स्टाइलिश बॉर्डर आ गया। बॉर्डर रेडियस अब बॉर्डर रेडियस दे दीजिए 10 पिक्सल का, ठीक है। तो ये बॉर्डर रेडियस आ गया। बॉर्डर रेडियस के बाद आप इसको दे दो कलर, और कलर वही कलर जो हमने दे दिया था, यही हैश F00 वाला, ठीक है। अब इसके बाद जो है बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड देंगे।
अब बैकग्राउंड थोड़ा मैं डार्किश रखूंगा तो हैश 1 2 और आपका यही करूंगा मैं 1 2 1 1। देखिए आपका है 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है यहाँ पर मैं दूंगा कलर, उसके ऊपर में ये तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपका कलर, ठीक है। ये जो है मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, ताकि कोई टाइप करे तो उसका जो है अलग आए। फंड साइज दे दीजिए, फंड साइज 16 पिक्सल। फंड साइज से जो वहाँ पर टाइप करेंगे उसका साइज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्मूथनेस आनी चाहिए, तो ट्रांजिशन अभी से मैं करूँगा रजिस्टर, और आपका ट्रांजिशन, और ये 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड तक ईज रहे, तो सारे के सारे जो भी होगा उसमें ट्रांजिशन लग जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन के बाद जो है, अब जो है जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है मुझे स्टाइलिंग करनी है। ये यहाँ पर देखिए प्लेस होल्डर को थोड़ा स्टाइलिंग में करूँगा, तो प्लेस होल्डर को हम कैसे स्टाइल करते हैं, आप इनपुट लिखो, और इनपुट लिख के जो है आप दे दो प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में आप क्या करो, आप प्लेस होल्डर में दे दो कलर, और इसका दे दो वही हैश F0 वाला, F0 वाला दे दीजिए, ठीक है। F0 वाला हो गया। अब जो अब बटन है, बटन को स्टाइल करते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें शुरू करते हैं। बटन, ठीक है, और बटन को दे देंगे पेडिंग, और लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, टॉप बॉटम से 16 पिक्सल, ठीक है। पेडिंग थोड़ा बड़ा हो गया। बैकग्राउंड दे देंगे, और बैकग्राउंड दे देंगे आपका हैश 00, और हैश 00 आपका BCD4, ठीक है। ये बैकग्राउंड हो गया। इसका बॉर्डर जो होगा वो होगा नन, हम कोई बॉर्डर नहीं चाहते, हम अपना बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस जो है इसको मैं दे दूंगा 10 पिक्सल का, तो मेरा 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस रहना चाहिए। और इसका जो कलर है, यानी कि टेक्स्ट का कलर, उसको हम दे देंगे वाइट, ठीक है। ये मेरा जो है वाइट रह जाएगा। और वाइट रह जाने के बाद फंट वेट दे देंगे बोल्ड, और फंट वेट बोल्ड के बाद जो है कर्सर दे देंगे आपका पॉइंटर, और पॉइंटर के बाद जो है ट्रांजिशन यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन, और 0.3 इस 0.3 सेकेंड, और इसका होवर करेंगे तो आपका ट्रांजिशन चाहिए, तो यहाँ पर बटन को होवर करो, बटन कॉलन होवर, और बटन होवर में क्या करें, बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, और बैकग्राउंड करें आप हैश 009, और आपका 7A7, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, बट ये मेरा बटन जो है, ये जो बटन है ये मेरा नीचे क्यों आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन ये है, नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। कहीं पर क्या मिस्टेक किया हमने ऐप कंटेनर में, क्या ऐप कंटेनर में, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा जो है इनपुट कंटेनर के अंदर में टेक्स्ट है, नहीं, मुझे क्या करना था, इस बटन को इनपुट कंटेनर के अंदर में ही बनाना था, ठीक है। ये बटन इनपुट कंटेनर के अंदर में ही रहेगा अब ये, ठीक है। एक और चीज़ है जो मुझे वो नहीं चाहिए, कि देखिए आप यहाँ देखिए, ये नीचे एक स्क्रॉल बार आ रहा है, नीचे एक स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप जो है, आप यहाँ पर करें बॉडी, और बॉडी डबल कॉलन वेब किट, वेब किट स्क्रॉल बार, इसका डिस्प्ले नन करें, डिस्प्ले नन, ठीक है। अब एक बार इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, रिसेट हो गया। तो ये हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमारा मेन रिएक्ट के लॉजिक करेंगे। यहाँ से अब अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो यहाँ पर देखिए ऐड हो जाता है, ऐसे ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, अब जो है चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर UI की डिजाइनिंग हो चुकी है। अब जो है समझिए मैं क्या जो है चीज़ें जो है आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब बारी है हमारे लॉजिक्स की। तो लॉजिक्स के लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले हमारा लॉजिक बनेगा कैसे, यहाँ पर जब मैं कुछ टाइप करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वेब डेव मास्टरी, इस तरह से मैं टाइप करूँ, तो मास्टरी, मास्टरी, तो ये तो एक रीलोड हो रहा है, जो कि रीलोड नहीं होना चाहिए, वो तो अलग बात है। दूसरा कि जब मैं यहाँ पर टाइप करूँ कुछ भी इस तरह से, तो ये वैल्यू मेरे पास सबसे पहले आनी चाहिए, ये वैल्यू मुझे कहीं पर रखना है, ये वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए, और वैल्यू अगर आ जाए तो मुझे इस वैल्यू को कहीं रखना है। तो इस वैल्यू को रखने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पर पिक्चर में आता है आपका यूज स्टेट। रिएक्ट में हमेशा हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टेट वेरिएबल।
तो देखिए हम यहाँ पर वेरिएबल कैसे बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो इसको आप पूरा हटा दो, आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए इंपोर्ट यूज स्टेट और एंटर। तो ये आपको ऑटोमेटिक जो है इंपोर्ट कर देगा। देखिए आप फिर से देखिए, फिर से लिखिए इंपोर्ट, लिखिए यूज स्टेट एंटर। तो ये क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा। अब ये यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट को हम बोलते हैं हुक्स। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हुक्स। अब हुक्स क्या होते हैं, देखिए रिएक्ट में प्री डिफाइंड फंक्शन को हम बोलते हैं हुक्स बोलते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन को क्या बोलते हैं, हुक्स बोलते हैं। जैसे यदि आपने कभी सी प्लस प्लस किया है तो वहां पर प्री डिफाइंड फंक्शन को हम हेडर फाइल्स बोलते हैं, ठीक है। जावा में लाइब्रेरी बोलते हैं, पाइथन में मॉड्यूल बोलते हैं। उसी तरह से आपके रिएक्ट में हम जो है प्री डिफाइंड फंक्शन को बोलते हैं हुक्स। और जहां भी यूज कीवर्ड दिखे आपको स्टार्टिंग में, वो क्या है, आपका हुक है, ठीक है। तो यूज स्टेट क्या है, आपका एक हुक है। यूज स्टेट क्या है, हमारा हुक है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि ये पहले से बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हुक्स बोलते हैं। तो अब इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले अब जैसे कि मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है, तो इनपुट का वेरिएबल का मुझे नाम देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल आप क्या करोगे, आप लिखोगे कॉस्ट और कॉस्ट इनपुट करोगे। तो ये नॉर्मल वेरिएबल, ये आपने नॉर्मल वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब जो देखिए मैं स्टेट वेरिएबल कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए यूज स्टेट को ही हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करके जो है, कॉन्स्ट करके सबसे पहले यहाँ पर जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर लिखें यूज स्टेट, ठीक है। और इस तरह से फंक्शन, फंक्शन की पहचान क्या है, पैरेंथेसिस। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम लिखा और ये पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये पैरेंथेसिस लगाया तो राम में क्या बन गया, फंक्शन। यहाँ पर मान लीजिए मैं रावण लिखा और रावण लिख के पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है। तो रावण क्या बन गया, आपका एक फंक्शन। मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं एक सुपरमैन लिखा और पैरेंथेसिस लगा दिया, तो सुपरमैन क्या बन गया, फंक्शन। तो फंक्शन की पहचान क्या है, फंक्शन की पहचान है आपका पैरेंथेसिस। तो यूज स्टेट क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है। अब जो है कॉन्स्ट, आपको वेरिएबल का नाम भी तो देना है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ। और मेरे वेरिएबल का नाम है इनपुट, कॉमा सेट इनपुट, कॉमा क्या करूंगा, सेट इनपुट। सेट इनपुट क्यों किया, देखिए रिएक्ट में क्या होते हैं, स्टेट जो होते हैं वेरिएबल आपके इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू को हम जो है चेंज या अपडेट नहीं कर सकते। तो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज या अपडेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है स्टेट वेरिएबल यूज करते हैं, जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और स्टेट वेरिएबल को यूज करने का ये है आपका सिंटेक्स। जैसे आप फॉर लूप लिखते हैं, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप में आप क्या करते हो, लेट आई, आई बराबर 0, आई लेस देन जो है 5, और आपका आई प्लस प्लस, ठीक है। और आई प्लस प्लस करके कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप प्रिंट करते हो हेलो, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट हेलो करते हो, ठीक है। तो ये आपके फॉर लूप का सिंटेक्स है। उसी तरह से ये यूज स्टेट का सिंटेक्स है, ये क्या है आपका, यूज स्टेट का सिंटेक्स है। तो यहाँ पर जो है आपका इनपुट और सेट इनपुट, इनपुट मेरे वेरिएबल का नाम, सेट इनपुट क्या है, सेट इनपुट एक फंक्शन है जो आगे चलकर मेरे इस इनपुट को चेंज या अपडेट करेगा। इस सेट इनपुट की मदद से मैं अपने इस इनपुट को चेंज या अपडेट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट में आपको कुछ देना पड़ता है, ठीक है। क्या देना पड़ता है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप इसमें कुछ वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इनपुट है, इस इनपुट को मैं कहाँ दिखाऊंगा, ये वेरिएबल है, इस इनपुट को आपको डालना है इधर, ठीक है। जैसे आपका HTML का एक प्रॉपर्टी है आपका टाइप, और टाइप आपने क्या दे रखा है, टेक्स्ट। एक प्रॉपर्टी है प्लेस होल्डर, एट्रीब्यूट जिसे बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है आपका वैल्यू। उस वैल्यू में मैं दे दूंगा इनपुट, इस तरह से इनपुट दे दूंगा, ठीक है। इनपुट दूंगा तो यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू में क्या दे दिया है, इनपुट दे दिया है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने राम लिखा, तो यहाँ पर राम लिखा तो देखिए यहाँ पर राम आ गया। यहाँ पर राम की जगह मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 लिखूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैं 20 लिखूँ, तो क्या आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिखने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैं टाइप करने की कोशिश करूँ तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे टाइप भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाँ, और एक और चीज, ये सेट इनपुट क्या है, इनपुट तो आपके वेरिएबल का नाम है, आप जो चाहें वो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। और इनपुट है तो क्या जरूरी है कि मुझे सेट इनपुट देना है, जी नहीं जनाब, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में
एक रिएक्ट ऐप में एक से ज़्यादा जो है स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं। तो यदि आपने इनपुट के जगह इनपुट के सामने सेट इनपुट ना देकर स्पाइडरमैन दे रखा है तो चलेगा ज़रूर, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि ये स्पाइडरमैन किसको चेंज या अपडेट करने वाला है। तो यदि आप इनपुट बना रहे हैं, तो उसका नाम आप सेट इनपुट ही दें। ये रिकमेंडेड वे है, ये जो है प्रोफेशनल वे है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, सेट इनपुट में यहाँ पर सेट इनपुट में मान लीजिए मैंने डाल दिया 30, इस तरह से मैंने 30 डाल दिया। तो सेट इनपुट में 30 डाल दिया तो देखिए पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि सेट इनपुट एक फंक्शन है। सेट इनपुट एक फंक्शन है, इसको आपको एक फंक्शन के अंदर में ही कॉल करना पड़ेगा। एक फंक्शन के अंदर में ही कॉल जो है करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है हम चीज़ों को अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, आप अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है? इसको रहने दीजिए। तो अभी जो है इनपुट है और इनिशियली मैं इसको जो है ब्लैंक रखूँगा। इनिशियली जो है हम इसको ब्लैंक ही रखेंगे। तो इसको मैं इस तरह से ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये मेरा इनपुट रहा, ये मेरा सेट इनपुट रहा और ये रहा ब्लैंक। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं टाइप कर पाऊँ, ठीक है? और टाइप करने के साथ-साथ यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरे इस इनपुट नाम के वेरिएबल पर जानी चाहिए। फिर से पढ़ रहा हूँ, देखिए, मैं चाहता हूँ पहली प्रायोरिटी क्या है कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप करूँ तो मैं टाइप कर पाऊँ और यहाँ पर टाइप करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इस इनपुट वाले वेरिएबल पर जानी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और इनपुट में क्या है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ माई इनपुट और यहाँ पर हम इनपुट को ले लेते हैं और यहाँ पर हम जो है, यहाँ से अगर मैं अपना कंसोल ओपन करूँ, आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जा सकते हो। ये राइट क्लिक और इंस्पेक्ट और ये है आपका कंसोल, ठीक है? तो यहाँ से आप कंसोल में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इरेज़ कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर कंसोल में कुछ नहीं है। मैं अभी के लिए इसको नीचे कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप करूँ तो वो इस वेरिएबल में आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? आपको इवेंट हैंडलर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो एक इवेंट है। जैसे कि बटन को क्लिक करते हैं तो एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। उसी तरह से जब आप टाइप करते हैं तो एक इवेंट फायर होता है, उसका नाम है ऑन चेंज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है आपको लगाना पड़ेगा ऑन चेंज और ऑन चेंज में आपको इस तरह से देना है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्यों, देखिए, मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक फंक्शन होता है, ठीक है? ये मैं आपको समझाता हूँ। एक फंक्शन होता कॉन्स्ट और प्रिंट नाम से एक नॉर्मल सा एरो फंक्शन होता। प्रिंट नाम से जो है एक नॉर्मल सा एरो फंक्शन होता है, ठीक है? एक नॉर्मल सा प्रिंट एरो फंक्शन होता और इसमें जो है कंसोल लॉग हो जाता प्रिंटिंग प्रिंटिंग नाम से, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस ऑन चेंज को हटा देता हूँ, ठीक है? ऑन चेंज को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? ऑन चेंज को मैंने कमेंट कर दिया। इस बटन में क्या करता हूँ, बटन में मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक और ऑन इस तरह से ऑन क्लिक लगाया और यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन को इस तरह से पास कर दिया। आपको ऐसे प्रिंट फंक्शन को आपको इस तरह से प्रिंट फंक्शन का नाम दे देना है। आपको ऐसे कॉल नहीं करना है। नहीं, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक करने पर ही मेरा जो है ऑन क्लिक चले। अब जो है जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा प्रिंटिंग वाला फंक्शन जो है कॉल होगा और पेज जो है रीलोड हो जाएगा। ठीक है? तो पेज रीलोड ना हो उसके लिए क्या करें, आप इस बटन को एक बार नीचे ले आओ, कोई इश्यू नहीं है। आप एक बार नीचे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्लिक करो, देखिए आपका प्रिंटिंग आ गया। फिर से क्लिक करो, फिर से प्रिंटिंग आ गया। ये देखिए क्यों आ रहा है प्रिंटिंग? क्योंकि मैंने एक नॉर्मल प्रिंट नाम से फंक्शन बनाया है और उसमें जो है प्रिंटिंग मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग किया है। मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है? जब आपका फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता, उस केस में आपको नॉर्मल ऑन क्लिक या फिर ऑन चेंज में इस तरह से फंक्शन को कॉल कर देना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मेरा फंक्शन पैरामीटर लेता, मान लीजिए यहाँ पर प्राइस नाम से पैरामीटर लेता और प्रिंटिंग यहाँ पर मैं प्राइस कर देता, यहाँ पर प्रिंटिंग प्राइस कर देता और प्राइस करके यहाँ पर कॉमा करके मैं यहाँ पर प्राइस को अगर कंसोल लॉग करवाता, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से प्राइस में 20 पास कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? फंक्शन मेरा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया, फंक्शन मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉल हो गया, प्राइस 20 आ गई। तो ये ऑटोमेटिक कॉल ना हो और मेरा प्राइस भी चला जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो जब भी कुछ ऐसा फंक्शन है जो पैरामीटर ले रहा है, जैसे कि ये प्राइस पैरामीटर ले रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो फंक्शन की कॉल को
हम चाहते हैं बटन क्लिक पर ही हो, तो हम इसके लिए यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको इस तरह से एरो करना है इक्वल टू, और यही है कॉल बैक, और इसमें अभी फंक्शन को कॉल करना है। तो जैसे मैं कॉल कर दिया, प्रिंट को यहाँ पर पास कर दिया 20, ठीक है। अब आपका फंक्शन ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, देखिए हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर मैंने एरो को बंद करना भूल गया, ठीक है, यहाँ पर एरो होगा, ठीक है। अब जो है आपका फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा। देखो, तो यहाँ पर एड पे क्लिक किया, ये सब चीज़ों को आप हटा दो, ठीक है। एड पे क्लिक किया तो देखिए अब जो है फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये होता है आपका जो है, इसको बोलते हैं कॉल बैक। इस पैरेंथेसिस और इक्वल को बोलते हैं कॉल बैक। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ऑन चेंज हमारा में क्या करेंगे, हम ऑन चेंज के माध्यम से इस इनपुट में वैल्यू डालेंगे। तो इसमें वैल्यू हम तभी डाल पाएंगे जब हम सेट इनपुट का यूज करेंगे, ठीक है। आपका वो शॉर्ट में बोलूँ तो इस इनपुट में वैल्यू डालना है तो आपको सेट इनपुट का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लगा दिया कॉल बैक, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ पर एक मुझे लेना पड़ेगा ई को जो है आप बोल लो इवेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। सेट इनपुट में क्या करूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से जो भी टाइप हो रहा है आप उसको जो है ले सकते हैं। तो ये जो हमारा सेट इनपुट है, सेट इनपुट कौन सा फंक्शन है ये? अगर इसका नाम मैंने सेट इनपुट दिया है तो मैं यहाँ पर सेट इनपुट लिखूंगा। अगर इसका नाम मैंने सेट इनपुट की जगह सुपरमैन दिया है तो मैं इसका नाम सुपरमैन लिखूंगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर मैं कोई भी टाइप करूँ, कुछ भी टाइप करूँ, तो देखिए यहाँ पर DFF जो है ये आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? हमने जो है यहाँ पर कंसोल लॉग कर रखा है, दिस इज माई दिस इज माई इनपुट करके। देखिए दिस इज माई इनपुट करके हमने कंसोल लॉग कर रखा है। मैं रिफ्रेश करूँ और रिफ्रेश करके यहाँ पर इसको खाली कर दूँ, और यहाँ पर जैसे मैं कुछ टाइप करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो हेलो, ठीक है। तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरा जो इनपुट नाम के वेरिएबल है उसमें जो है वैल्यू आ जा रही है। तो हम इस इनपुट वैल्यू जो है वैल्यू कैसे डाल सकते हैं? यहाँ पर जो वैल्यू डालूंगा, मान लिया 20 डाला, ये 20 कहाँ पर जाएगा? ये 20 सबसे पहले इस इनपुट में जाएगा, और इनपुट में वैल्यू में आपको शो कर रहा है, ठीक है। और अगर इस 20 को मुझे चेंज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? इस सेट इनपुट का यूज करना पड़ेगा, और सेट इनपुट का यूज करके जो है आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने सेट इनपुट का यूज करके ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किया, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आपका जो भी टाइपिंग का वैल्यू है वो आ जाता है। यहाँ पर आप ई की जगह जो है कुछ भी नाम दे सकते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन। तो यदि आप ई की जगह सुपरमैन दे रहे हैं तो इधर भी आपको सुपरमैन देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये 20 में कुछ नहीं देने वाला, तो यहाँ से इसको क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैं हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको जो है हमने हटा दिया। अब क्या करना है, देखिए अब जो है ये तो हमारा नॉर्मल सा जो है इनपुट हो गया, जहाँ पर जो है हमने क्या कर लिया, हमने इनपुट में वैल्यू ले लिया। अब वैल्यू लेने के बाद जो है मुझे टू डू ऐड करने हैं, ठीक है। एक बार जो है कंसोल को नीचे कर लेते हैं, टू डू जो है मुझे ऐड करने हैं। तो ऐड ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टू डू नाम से स्टेट बनाना पड़ेगा। देखिए एक तो हमने क्या क्या चीजें हैंडल किया, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ हाई करके, तो ये यहाँ जो टाइप है वो मैंने सेव कर लिया इस इनपुट के माध्यम से। अब जो है मुझे क्या करना है कि जब मैं इसको इस तरह से ऐड करूँ तो ये कहीं पर ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो सो सेट कहीं ना कहीं तो सेट हो रहा है ना, एक एरे में सेट हो रहा है। तो वो मुझे एरे बनाना पड़ेगा, और उस एरे का नाम है आपका टू डू। तो देखिए वो एरे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वही आप शॉर्टकट यूज कीजिए। कैसे शॉर्टकट यूज करेंगे? यूज लिखिए, एस लिखिए, एक और एस लिखिए, ये क्या है, यूज स्टेट का स्निपेट, और एंटर मारिए। फिर से समझाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर आप यहाँ पर यूज लिखिए, एस लिखिए, एक और एस लिखिए, एंटर मारिए, यूज स्टेट का स्निपेट। अब जो है इसका नाम आप चेंज कर दो। तो जैसे इसका नाम मैं दे रहा हूँ टू डूज दे रहा हूँ, टू डूज, तो टू डूज है तो आप इसको सेट टू डूज दे दो। ये नेमिंग कन्वेंशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ये फॉलो करो, ठीक है। और यहाँ पर ये एरे होगा क्योंकि बहुत सारे टू डूज आएंगे, तो मैंने इसको क्या दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद जो है, जब मैं यहाँ से और एक काम करूंगा कि ये जो मेरा बटन था, इस बटन को मैं फॉर्म के अंदर ही लेके जाऊंगा, मेरा स्टाइलिंग बिगड़ रहा है, ठीक है। और ये जो कंसोल लॉग है, इस कंसोल लॉग की जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा दो, ठीक है। और ये जो इनपुट है इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है। ये अब जो है क्या करना है, मुझे नया टू डू ऐड करना है, ठीक है। ये तो ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पर अगर मैं हाई करूँ, और अब तो मैं टाइप कर पा रहा हूँ, मैं इंटर कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं हाई लिख रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा पेज रिलोड हो रहा है। पहला तो पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, रिएक्ट में पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू डू को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और पेज रिलोड को रोकना पड़ेगा। तो टू डू ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन बनाइए।
हर चीज हमें रिएक्ट में हर छोटे छोटे चीज का फंक्शन बनाना पड़ता है, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉस्ट और एड टू डू नाम से, एड टू डू नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ ई, और ई में मैं क्या दे दूंगा, ई यानी कि आपका इवेंट है, ठीक है। इसका नाम आप जो चाहे दे सकते हो, एक पैरामीटर मैंने ई ले लिया शॉर्ट में। अब सबसे पहला मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज रिलोड ना हो, ठीक है। तो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब जब आप फॉर्म में कुछ ऐड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो पेज रिलोड हो जाता है। तो ब्राउजर के डिफॉल्ट बिहेवियर को हमें रोकना है, यानी कि प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करना यानी कि रोकना, स्टॉप करना। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए वो भी बहुत ही आसान है, ब्राउजर की हम डिफॉल्ट बिहेवियर को कैसे रोक सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ई डॉट करना है प्रिवेंट, और आपको करना है डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे तो आपका ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर, रिलोड होने वाला बिहेवियर रुक जाएगा, ठीक है। अभी तक ये फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है, तो इस फंक्शन को जैसे यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो है मुझे कॉल करना है, तो मैं करूँगा ऑन सबमिट में। जब जब आप फंक्शन को, जब जब आप जो है फॉर्म को सबमिट करते हो, तो उस समय आपको ऑन सबमिट यूज करना है। बटन क्लिक में ऑन क्लिक, ठीक है। कोई कोई इनपुट में टाइप कर रहे हैं, उसका वैल्यू चाहिए तो ऑन चेंज, कोई फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं तो ऑन सबमिट, ये सारे इवेंट होते हैं। और यहाँ पर आप करें एड टू डू को, ठीक है। और एक बार इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप इसको नीचे ले आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एंटर एंटर मार के आप इसको नीचे ले आइए, इसको भी नीचे ले आइए, इससे इंडेंटेशन अच्छा दिखता है, ठीक है। चीज़ें जो है बहुत ही प्रोफेशनल दिखती है। और मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और नहीं हो रहा है तो आप इसको थोड़ा ऐसे ले आओ, ठीक है। और फिर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं करते हैं। तो अब जो है ऑन सबमिट हो गया। अब जो है जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँ तो मेरा पेज रिलोड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक। तो मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ कि मेरा जो है वो काम कर रहा है। मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग है आपका एडिंग, आपका एडिंग टू डूस, एडिंग टू डूस, ठीक है। अब जो है जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं एंटर करूँ, देखिए एडिंग टू टूल्स आ रहा है ना, मतलब कि अभी रिलोड नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं क्या करूँ, इसको हटा दूँ, इसको मैं कमेंट कर दूँ और फिर एंटर मारूँ, देखो पेज रिलोड, एंटर मारूँ पेज रिलोड, पेज रिलोड, ठीक है। तो इसको जो है आपको रहने देना है। हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें नया टू डू ऐड करना है। तो नया टू डू ऐड ऐड नया टू डू ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए। तो न्यू टू डू ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमने ब्राउज़र के परमिट डिफ़ॉल्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ना हो, इस तरह से ब्लैंक हो, तो वो ऐड ना हो। देखिए ये ऐड हो जा रहा है, ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करो, आप करो इफ ये जो इसका वैल्यू है, इसको एक बार मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ। ये जो इसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये आपकी इस इनपुट नाम के वेरिएबल पर जा रही है। तो क्या करें, इफ यदि इनपुट, इफ यदि इनपुट, एक फंक्शन होता है डॉट ट्रिम, एक फंक्शन होता है डॉट ट्रिम। अगर इनपुट का ट्रिम इक्वल इक्वल टू, अगर स्पेस है, स्पेस है, तो क्या करें, एक आप दे दो अलर्ट, अलर्ट दे दो, और अलर्ट दे दो, और यहाँ पर लिखिए, और अलर्ट में डबल कोड्स आप दे दो, इनपुट कांट, इनपुट आपका कांट बी एम्प्टी, ठीक है। इनपुट कांट बी एम्प्टी, और इसको रिटर्न करना भी जरूरी है जनाब, ठीक है। यहाँ पर आप कर दो रिटर्न। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न नहीं करेंगे तो नीचे की लाइन ऑफ कोड चल जाएंगे, ठीक है। जब जब रिटर्न कीवर्ड हिट होता है, आपका फंक्शन कॉल होना वहीं पर बंद हो जाता है, फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। तो देखिए जब जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ या एंटर मारने की कोशिश करूंगा, तो इनपुट कांड भी एम्प्टी आ रहा है, ठीक। तो अब मुझे वो लॉजिक लिखना है जिससे मेरा टू डू जो है इस टूडूस नाम के वेरिएबल, इस टूडूस नाम के वेरिएबल में ऐड हो जाए। तो वो लॉजिक क्या है, तो मुझे क्या 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 करना पड़ेगा, एक नया टू डू बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और उसमें मैं दो चीज रखूंगा, एक रखूंगा टू डू में आईडी रखूंगा, ठीक है। टू डूज की आईडी होगी ना, हर हर टू डू की आईडी होगी। तो इसको आप जो है हटा दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, और न्यू टू डू में एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर जो है मैं करने वाला हूँ आईडी। और आईडी में मैं क्या करूँगा, देखिए
मुझे आईडी रैंडम चाहिए, हमेशा रैंडम आईडी बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डेट डॉट नाउ का, डेट डॉट नाउ। ठीक है, डेट डॉट नाउ से आपको हमेशा एक रैंडम आईडी मिलेगी। ठीक ठीक है। तो कैसे हमेशा रैंडम आईडी मिलेगी, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका है कंसोल। अगर मैं यहाँ पर डेट डॉट नाउ करूँ, इस तरह से एंटर मारूँ, तो मुझे ये जो है कैपिटल डी करना चाहिए था। कैपिटल डी, डेट डॉट नाउ करूं और एंटर मारूं, तो देखिए आपको एक रैंडम जो है बड़ा सा वो मिला, टाइम मिला। ठीक है, ये जो है आपका जो अभी टाइम चल रहा है, वो टाइम को ये इस तरह से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, सेकंड्स, मिली सेकंड्स में। ठीक है, अब इसको एंटर किया तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा से एंटर करूँ, तो ये आपको हमेशा हमेशा जो है रैंडम टाइम ये देता रहेगा। फिर से डेट डॉट ना करूँ तो वो चेंज हो जा रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले जो है यहाँ पर 70 था, अब जो है 809 आ गया। तो ये एक रैंडम आईडी की तरह यूज हो सकता है, इसलिए हमने हमने आईडी में क्या रखा, हमने डेट डॉट नाउ रखा। ठीक है, अब डेट डॉट नाउ के बाद जो है मुझे टेक्स्ट चाहिए। ऑब्वियसली ना, टू डू में टेक्स्ट होगा, तो वो टेक्स्ट कहाँ पर है, इनपुट। ठीक है, आईडी है और टेक्स्ट है इनपुट, तो इसको नाम आप डेटा दे दो, मतलब कि इनपुट का डेटा। इसका नाम टेक्स्ट ना दीजिए, इसका नाम डेटा दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब जो है मेरा जो फंक्शन है सेट टू डू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस इनपुट को आप चेंज कर सकते हैं इस सेट इनपुट से, उसी तरह से इस टू डू को चेंज कर सकते हैं आप सेट टू डू से। ये सेट टू डू ऑपरेटर है, समझ लीजिए, जो इसको हैंडल करेगा टू डूज को। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए आप करेंगे यहाँ पर सेट टू डूज। और जो है सेट टू डूज में क्या करेंगे, सेट टू डूज में देखिए एक और चीज है कि अगर मेरे पास एक टू डू है ऑलरेडी, तो वो जो है और दूसरा ऐड करता हूं, तो पहले को छेड़खानी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, एक होता है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर से क्या हो जाता है, चीजें कॉपी हो जाती हैं। तो अब टू डूज में जो भी है उसको एज इट इज रखो, पहले की चीजों को एज इट इज रखो, और जो नया टू डू है उसको ऐड करो। तो वो यहाँ पर मैंने दे दिया न्यू टू डू। ठीक है, अब न्यू टू डू के बाद जो है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाऊं, कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग माई टू डू यहाँ पर करके दिखाऊं, माई टू डूज, और यहाँ पर मैं करूँ टू डूज करूँ, तो देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कंसोल को। यहाँ पर मैंने लिखा, मान लीजिए लिखा हेलो, एंटर किया, देखिए यहाँ पर माई टू डूज खाली आ रहा है, खाली नहीं आना चाहिए था वैसे। यहाँ पर एक और बार एंटर किया, फिर एक और एलिमेंट आया। ठीक है, तो ये कुछ इशू है, पहली बार में खाली क्यों आ रहा है। हेलो किया और यहाँ पर हाई किया, एंटर किया, तो ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में मेरा ब्लैंक आ रहा है, तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, हम इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन एक और चीज है, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो हाई लिखने के बाद है, मैं इसको एंटर कर लिया, तो ये मेरा हाई यहाँ से हट जाना चाहिए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए आप क्या करो, सेट सेट इनपुट को क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, सेट इनपुट को ब्लैंक कर दो। ठीक है, अब जैसे ही आप एंटर करोगे वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऐसा है। तो आप इस सेट इनपुट के थ्रू जो है इसमें वैल्यू भी डाल रहे हैं और इसको ब्लैंक भी कर रहे हैं। तो ये है आपका एड टू डू। अब जो है टू डूज को मुझे यहाँ पर शो करने हैं, जैसे कि मेरे पास अभी दो टू डू है ना, इन दोनों टू डू को मुझे यहाँ पर दिखाने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दिखा रहे थे। ठीक है, दोनों टू डू को दिखाने के लिए मेरे पास क्या है, टू डू नाम से क्या है, टू डू नाम से मेरे पास एक है स्टेट, जिसको आप एरे बोल रहे हो, तो इसी तरह से हम एरे बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक और चीज आपको यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे इंटीजर बनाना है, तो यहाँ पर आप 10 लिखो। अगर आपको स्ट्रिंग बनाना है तो डबल कोट्स में यहाँ पर लिख दो, इस तरह से। डबल कोट के साथ आपको अगर डेसिमल बनाना है तो आप यहाँ पर 10.2 दे दो। अगर आपको एरे बनाना है तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट दे दो। बस यही तरीका है रिएक्ट में स्टेट बनाने का, मतलब कि वेरिएबल बनाने का, और दूसरा तरीका नहीं है। रिएक्ट में हम नॉर्मल वेरिएबल कभी नहीं बनाएंगे, हम हमेशा स्टेट वेरिएबल ही बनाएंगे। हम हमेशा यूज स्टेट ही यूज करेंगे, हम नॉर्मल वेरिएबल रिएक्ट में कभी नहीं बनाएंगे। तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा, तो मैं इसको जो है एरे ही रखूंगा। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा कंपोनेंट। ठीक है, जहाँ पर मेरे सारे टू डूज को क्या करूंगा, मैं मैप करूंगा। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप क्या करें, एसआरसी में एक न्यू फाइल बनाएं और उसका नाम रखें आप टू डूज। एटम्स रखिए, एटम्स, जहाँ पर सारे के सारे एटम। और याद रखिएगा, नेमिंग कन्वेंशन में जब जब आप रिएक्ट में नया फाइल बनाएंगे, फर्स्ट केस शुड बी इन कैपिटल केस, यानी कि पहला केस क्या होना चाहिए, कैपिटल केस में होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक नेविगेशन बार नाम से कंपोनेंट बनाऊं, तो मैं पहला जो लेटर है वो डॉट नेव
का एन कैपिटल में रखूंगा। अगर मैं प्रोडक्ट नाम से बनाऊं तो पी को मैं कैपिटल में रखूंगा। अगर मैं जो है यहाँ पर सैलरी नाम से बनाऊं तो सैलरी नाम से बनाऊं तो मैं एस को कैपिटल में रखूंगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर ठीक है जो भी है, तो इसी तरह से मैं अगर एक आइटम नाम से बना रहा हूं तो आई को मैं कैपिटल में रखूंगा। आइटम्स डॉट जे एस एक्स देना जरूरी है। जेएस आप नहीं देंगे, आप जेएस देंगे। जेएस वाली चीजें जो है बीट में काम नहीं करती। एंटर मारिए। यहाँ पर क्या करना है, आर ए एफ सी ई करना है, एंटर मारना है, जो हमने आपको पहले बताया। अब इसको यूज करना है तो क्या करेंगे, ऐप में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही तो बिजनेस है रिएक्ट पूरा का पूरा। तो आप यहाँ से इंपोर्ट करो, इंपोर्ट आइटम्स फ्रॉम डॉट स्लैश आइटम। डॉट स्लैश क्यों, क्योंकि आप एक ही डायरेक्टरी में हो। अब क्या करना है, आइटम्स इंपोर्ट करने के बाद इसको यूज करना है। तो यूज कैसे करते हैं, आपको कहाँ पर करना है, मुझे यहाँ दिखाना है फॉर्म के नीचे। तो फॉर्म के नीचे दिखाना है तो आप यहाँ पर आइटम्स इस तरह से लिखिए, नॉर्मल टैग की तरह ओपन टैग और आइटम लिखिए। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो यहाँ यहाँ पर आपको आइटम जो है शो कर रहा है। अब जो है हम आपको सिखाते हैं प्रॉप्स। हम आपको क्या सिखाते हैं, प्रॉप्स सिखाते हैं। प्रॉप्स मतलब कि क्या, प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए आपको जो है एक जो है एक सिनेरियो में लेके चलते हैं, ठीक है। क्या सिनेरियो में, आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास एक H1 है, ठीक है, और यहाँ पर है राम। और राम के बाद जो है यहाँ पर जो है एक मैं ले रहा हूँ S2। और यहाँ पर है मनी। और यहाँ पर है मैं दे रहा हूँ डॉलर 5,000। इन 5,000 रुपये है राम के पास, ठीक है। और इसको मुझे कुछ ऐसे करना है, यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ उसी H1 में ही देना चाहता हूँ, ठीक है। उसी H1 में देना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। और इसी तरह से देने के बाद जो है मैं चाहता हूँ ऐसे राम के बाद राम श्याम घनश्याम आ जाए। राम आ जाए और श्याम आ जाए। श्याम अधस्वनिलयाम, श्याम आ जाए। स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिए। और जो है मान लीजिए मोहन आ गया, मोहन आ गया, मोहनदास आ गया, ठीक है, मोहन आ गया। और इसको मैं देना चाहता हूँ $6,000, इसको मैं देना चाहता हूँ $7,000। इसको मैं कंट्रोल जेड करूंगा, कंट्रोल जेड। और इसको मैं देना चाहता हूँ आपका $7,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं मान लीजिए, ठीक है, एक और ऐड कर दूं इस तरह से, तो मुझे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। एक और ऐड कर दूं, मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। मोहन की जगह अगर मैं रोहन कर दूं, रोहन कर दूं। और रोहन को अगर मैं यहाँ पर 80,000 दे दूं, ठीक है, 80,000 हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे इतना कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। मैं चाहता हूँ मुझे इतना कॉपी पेस्ट करना ना पड़े, ठीक है। अगर मैं इन सबको कमेंट कर दूं, ठीक है, ये काम जो है इस इससे ये आप कर सकते हो। और एक और चीज है कि यदि आप इसको, ये जो आपका आइटम है, इसको मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट करोगे ना, तो पर भी आपका काम हो जाएगा। मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट कर दो, आपका काम हो जाएगा। देखो अब जितने बार डुप्लीकेट करोगे उतने बार जो है आपका आ जाएगा। तो ये भी एक ब्यूटी है रिएक्ट की। ये भी ब्यूटी है रिएक्ट की, आपका कोड को कॉपी पेस्ट होने से बचाता है। हमने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा 3 लाइन को कॉपी पेस्ट किया था, राइट। लेकिन हमें यहाँ पर केवल एक छोटे से स्टेक को कॉपी पेस्ट करना पड़ा, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब जो है मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर पी टेक लिखूँ, और पी टेक लिख के लॉरेम लिखूँ, लॉरेम यहाँ पर 10 दे दूँ। तो लॉरेम 10 में लॉरेम 10 आ गया और हर जगह कॉपी हो गया। यहाँ तक कि अगर मुझे इन सब में चाहिए रहता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ कंसोल को। अगर मुझे इन सब में भी श्याम मोहन रोहन में भी लॉरेम चाहिए होता तो मुझे टाइप करना पड़ता। लेकिन जो है यहाँ पर मैंने एक बार जो है टाइप किया और इसको मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, रीयूज हो गया। तो इसी को बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट। इसी को क्या बोलते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रॉप्स पर कि यहाँ पर राम है, लेकिन मुझे सेकंड टाइम में श्याम चाहिए, यहाँ पर घनश्याम चाहिए, तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका है कि आप यहीं पर मल्टीपल टाइम लिखो, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये लॉरेम नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे प्रॉप्स। जैसे कि मैं पास कर रहा हूँ नेम। नेम में क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा राम, इस तरह से। नेम में ये है आपका प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टी, गुण धर्म। इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, नेम नाम की प्रॉपर्टी है, नेम नाम की गुण धर्म है। जैसे एक इंसान है, एक इंसान की क्या प्रॉपर्टी है, उसके पास नाम है, सैलरी है, ठीक है। अगर मैं लैपटॉप लूं तो लैपटॉप में क्या प्रॉपर्टी है, रैम है, रोम है, ठीक है, प्रोसेसर है, आपका अगर ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, चिपसेट है।
तो वो प्रॉपर्टी है। उसी तरह से एक स्मार्टफोन में क्या प्रॉपर्टी है, कैमरा है, बैटरी है, ठीक है। उसी तरह से इस कंपोनेंट की क्या प्रॉपर्टी है, नेम है, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। नेम के बाद यहाँ पर मैं दूंगा सैलरी, यहाँ पर सैलरी, और सैलरी यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा डॉलर, यहाँ पर दे दिया 5,000, ठीक है, 5,000। अब इसी तरह से क्या मुझे सारे कंपोनेंट में देना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आपको देना पड़ेगा, इस तरह से आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ से आप चेंज कीजिए, राम की जगह क्या करें? राम की जगह आप करें श्याम। राम की जगह आप क्या करें? आप करें श्याम। और इसको तो मैं बंद कर लूंगा, ठीक है। श्याम, इसकी सैलरी आप 6,000 दे दो, और 6,000 के बाद जो है इसको दे दो आप मोहन। यहाँ पर मैंने मोहन दे दिया, और मोहन देकर इसकी सैलरी जो है मैंने यहाँ पर दे दिया 8,000, ठीक है। तो 8,000 हमने सैलरी दे दी। तो यहाँ पर तो मैंने राम, श्याम और मोहन दे दिया, बट ये इधर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी तो दे दी, इन प्रॉपर्टी को आपको इधर यूज भी तो करना है। तो देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। तो यूज करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आप प्रॉप्स लिखो, और प्रॉप्स लिख के जो यहाँ पर आप नाम लिख रहे हैं, राम लिख रहे हैं, इसको आप चेंज करें। यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको रिएक्ट में जेएसएक्स में कर्ली ब्रैकेट के थ्रू आप जो है जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करें, और यहाँ पर करें प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट नेम। याद रखिएगा जो आपने नाम यहाँ दिया है, अगर आपने यहाँ पर कैपिटल एन दिया है, अगर स्मॉल एन दिया है, तो आप इधर स्मॉल एन ही करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कैपिटल एन दिया होता, तो मैं यूज करते टाइम यहाँ पर कैपिटल एन ही करता। अब यहाँ पर देखिए ये डायनेमिक चीजें हो गई। मैंने एक बार प्रॉफ्ट डॉट नेम लिखा और तीनों में आ गया। अब मुझे ये जो है सैलरी ये चेंज करना है, तो क्या करूंगा? यहाँ पर मैंने क्या दिया था? सैलरी दिया था, तो आप सैलरी को कॉपी कर लो, और सैलरी को कॉपी करके यहाँ पर आप क्या करें? आप यहाँ पर करें, आपको करना है प्रॉप्स डॉट, आप यहाँ पर करेंगे, इधर मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट, आपको करना है सैलरी, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, प्रॉफिट डॉट सैलरी। तो नेम और सैलरी जो है आ गई। अब अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, मान लीजिए अगर इसकी सैलरी को मैं 0 0 करूँ, तो वो 0 0 हो जाएगा बिना कुछ पेज को रिफ्रेश किए। ये ब्यूटी है रिएक्ट की। अब क्या करना है? अब जो है क्या मैं हमेशा ये प्रॉप्स प्रॉप्स लिखता रहूंगा? अगर ऐसे जो है, अभी तो मैंने केवल तीन दो ही पास किया है, हम आगे चलकर जो है रिएक्ट में 20-25 पास करते हैं, तो क्या मैं 20-25 बार ये प्रॉप्स प्रॉप्स लिखता रहूंगा? जी नहीं जनाब, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रॉप्स है ना, आप इस प्रॉप्स को ही यहाँ से उड़ा दो। आप इस प्रॉप्स को ही यहाँ से उड़ा दीजिए। तो क्या करेंगे? उड़ाने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएं, डिस्ट्रक्चर करें। डिस्ट्रक्चर करें, क्या करेंगे? ये मैंने सब आपको रिएक्ट के कोर्स में बता रखा है, तो प्लीज उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर आपने क्या क्या प्रॉपर्टी दिया है? मैंने नेम दिया तो नेम कीजिए, सैलरी दिया तो सैलरी कीजिए। अब यह यहाँ पर आपको ये प्रॉप्स लिखने का झंझट ही नहीं है, आप इसको हटा दो, प्रॉप्स लिखो ही मत, छोड़ दो, भूल जाओ। अब जो है नहीं लिखेंगे तो पर भी आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने नेम दिया, सैलरी दिया, तो आपका काम हो गया। तो ऐसे भी आप प्रॉप्स जो है पास कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी दे देता एज, और एज दे देता इसको मैं 500 दे देता, ठीक है। अब एज को यहाँ पर 500 दे देता, और यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। अब एज 500 देने के बाद जो है यहाँ पर कुछ तो इशू है, कुछ तो इशू है यहाँ पर। इसको मुझे ऐसे देना चाहिए, 500 में डबल कोट्स बंद करना भूल गया, ठीक है। अब सही है, 500 दिया एज को, मुझे एज नाम की प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक जो है एज का लिया, और एज एज में मैं यहाँ पर मुझे एज को लेना भी पड़ेगा, राइट। मुझे यहाँ पर जो है मुझे एक स्पेल लगाना चाहिए, ठीक है। अभी तो आप ऐसे ही लिख लो, ऐसे लिख लो, डेस करके लिख लीजिए। तो एज को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे एज को यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो इस तरह से कॉमा करके मैं एज को यहाँ पर लूंगा, राइट। एज को लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एज लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है सब में एज आ जाएगा? जी नहीं। क्यों नहीं आएगा सब में एज? आपने जहां जहां एज दिया है जिस प्रॉप से, वहीं पर एज आएगा, सब में एज नहीं आएगा। हमने केवल इसी कंपोनेंट में एज दिया था, तो हमने इसको 3 बार कॉपी पेस्ट किया, तो पहले बार में ही हमने एज दिया था, तो आपको पहले बार में ही एज दिखेगा, बाकी में आपको एज जो है नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपकी प्रॉप्स की कहानी। अब क्या करेंगे? ये नाम वगैरह हम नहीं देने वाले। तो हमारे इस टू डूज में आइटम है एरे, उस आइटम को हमें क्या करना है? इस प्रॉप्स में यहाँ पर देना है, लूप करना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास अभी डमी आइटम है, ठीक है। मेरे पास जो है अभी डमी आइटम है, डमी आइटम ही क्यों, हम डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं ना।
तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से पूरा हटा दो। हटाने के बाद जो है हमें मैप करना पड़ेगा। तो मैप हम कैसे करेंगे, देखिए मैप करना भी बहुत ही आसान है, शो करना बहुत आसान होता है। तो आप क्या करो, आपको यहाँ पर एक ले लेना है यूएल, और यूएल के अंदर में डॉट एटम नाम से क्लास नेम, डॉट एटम्स और एंटर। यू और यूएल के अंदर में मैं करूँगा मैप, तो टू डूस मैप यानी कि लूप कर रहा हूँ। जितने भी टू डूस हैं, टू डूस डॉट मैप। और मैप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा टू डू। ये मैप भी मैंने आपको मास्टरी कोर्स में बता रखा है जावास्क्रिप्ट पे, तो प्लीज़ उसके बारे पर कीजिएगा। आपका लिस्ट, और लिस्ट बनाऊंगा, और ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। देखिए कर्ली ब्रैकेट में नहीं नहीं लगाऊंगा, नहीं तो आपको की दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एल आई लिखूंगा, डायरेक्टली एल आई यानी कि लिस्ट। और लिस्ट करके यहाँ पर की देना पड़ता है, तो की में हम क्या देंगे, हमारे पास टू डू में क्या है, आईडी है, ठीक है। और टू डू में आईडी है, और यहाँ पर टू डू में आईडी है। और ये हम एल आई नहीं करेंगे, जो हमारे पास हमारा एटम कंपोनेंट है, जो हमारे पास एटम कंपोनेंट है, उस एटम कंपोनेंट को यूज करेंगे। देखिए मैं एक बार फिर से आपको मैप करके दिखाता हूँ। मैं आपको जो है फिर से जो है आपको जो है मैं मैप करके दिखा रहा हूँ। देखिए कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आइटम इस तरह से टू डूस डॉट मैप। और टू डूस डॉट मैप में क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक कॉल बैक देना है, तो टू डू दे दिया। यहाँ पर जो मेरा आइटम नाम का कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। यहाँ पर क्या क्या पास करूंगा, मुझे की देना है, तो की में क्या दूंगा, की में मैं दे दूंगा टू डू का आईडी, टू डू का आईडी। और उसके बाद क्या है, मेरे पास डेटा है, तो डेटा में मैं यहाँ पर क्या दूंगा, डेटा में मैं दे दूंगा टू डू डॉट डेटा, टू डू डॉट डेटा। ठीक है, ये दो चीज़ें देनी है। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर टू डू का डेटा कहाँ से आया, ये डेटा, ये और आईडी आपका, ठीक है। अब जो है इतना में मैप हो गया आपका। अब मैप हो जाने के बाद जो है आप एक काम करो, आप इसको जो है इसको एक दे दीजिए, क्लास नेम दे दीजिए इसको, ताकि हम बाद में स्टाइलिंग कर सकें। क्लास नेम, और यहाँ पर हम दे देंगे क्लास नेम मैंने दे दिया टू डू आइटम, टू डू और आपका आइटम, ठीक है, ताकि हम बाद में इसको सी एस एस लगा सकें, हम स्टाइलिंग कर सकें। तो आप इसको नीचे कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, बाद में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा, ठीक। एक बार इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने क्लास में दे दिया ताकि सी एस एस लगा सकें। टू डू आइटम को क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाइए, और जो आपने यहाँ पर डेटा नाम से प्रॉप्स दिया है, डेटा नाम से प्रॉप्स, इस प्रॉप्स को यहाँ से कॉपी कर लो। और इस प्रॉप्स को कॉपी करके आप यहाँ पर क्या करो, सैलरी वैलरी सब हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर केवल डेटा को पेस्ट करो। ये सब चीज़ें हटा दीजिए, सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सब चीज़ें हटा दीजिए। यूएल के अंदर में क्या रहना चाहिए, एल आई। तो यहाँ पर आप एक एल आई बनाइए। एल आई के अंदर में क्या रखिए, आप रखिए डेटा को। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमें एक फ्रेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं फ्रेगमेंट बना रहा हूँ। और फ्रेगमेंट के साथ जो है, क्योंकि मैं आगे चल के बटन भी तो बनाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर मैं टाइप किया, मान लीजिए मैंने हेलो लिखा, एंटर किया, तो देखिए हेलो आ गया। हाय किया तो यहाँ पर हाय आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं। इसको हम स्टाइलिंग देने वाले हैं, और एक हम बटन भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बटन भी है, डिलीट बटन। तो यहाँ पर मैं डिलीट, यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, बटन। और बटन का नाम मैं रखूंगा आपका डिलीट, डिलीट बटन, ठीक है। और बाद में हम इसका फंक्शन बनाएंगे। तो बटन जो है मेरा ऑटोमेटिक जो है आ चुका है, ठीक है। बटन में मैं कोई क्लास नेम वगैरह नहीं देना चाहता, तो जो बटन है उसी से ही हमारा जो चीज़ें हैं वो काम करेंगे। हम इसको बाद में स्टाइल कर लेंगे। अब जो है आगे देखिए कि आगे जो है मैं पहले तो डिलीट का लॉजिक बनाऊंगा, फिर स्टाइलिंग पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो डिलीट का लॉजिक क्या होगा कि मुझे मेरे को टू डू को डिलीट करने हैं, तो डिलीट करने के लिए मुझे उसकी आईडी चाहिए। स्पेसिफिक आईडी होगी तभी तो मैं डिलीट कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जहाँ से मैं टू डू को क्या कर सकूँ, डिलीट कर सकूँ। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट, इस तरह से कॉन्स्ट करूंगा, और कॉन्स्ट करके मैं करूंगा यहाँ पर डिलीट टू डू। तो कॉन्स्ट आपका डिलीट टू डू, और डिलीट टू डू करके जो है यहाँ पर मेरे पास आएगी आईडी पैरामीटर में, तो आईडी आएगी। और आईडी के साथ जो है मैं क्या करूँगा, सेट टू डूज में, आप डिलीट ऐसे करते हैं सेट टू डूज में, मैं आपको क्या करता हूँ, यहीं पर हम कर लेते हैं सेट टू डूज। और सेट टू डूज में टू डूज डॉट फिल्टर, टू डूज डॉट फिल्टर।
अब मुझे वो सारे टू डूज चाहिए जिनकी आईडी मैच नहीं करती, मतलब कि कैसे? यहाँ पर हाय लिखा, कुछ भी लिखा, ये लिखा, इसको मैं डिलीट करूँ तो इसकी आईडी को छोड़कर बाकी सारे टू डूज मेरे को रिटर्न कर दो। इस टू डू को डिलीट करूँ तो इसकी आईडी को छोड़कर बाकी टू डू को रिटर्न कर दो। उसी लिए आईडी लिया फिल्टर, और फिल्टर में यहाँ पर मैंने दे दिया टू डू दे दिया, और फिल्टर में टू डू देने के बाद टू डू में क्या होगा? टू डू में होगा आईडी इज नॉट इक्वल इक्वल टू आईडी। वो सारे टू डू दे दो। यहाँ पर मान लीजिए 5 आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास टू डू में जो है 1 2 3 4 5 है, तो 5 को छोड़कर सारे टू डू इस सेट टू डू में डाल दो। 5 को छोड़कर, जिसकी आईडी 5 है उसको छोड़कर बाकी को डाल दो, तो मेरा नया लिस्ट आ जाएगा। तो इतना ही काम होता है डिलीट करने में। इस डिलीट टू डू वाले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? इस टू आपको एज अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। कहाँ पास करना पड़ेगा? आपको यहाँ पास करना पड़ेगा आपके आइटम में, ठीक है। तो आइटम में आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं, और फंक्शन आप जो है इस तरह से, ये फंक्शन भी आप पास कर सकते हैं। अब फंक्शन को पास किए हैं तो आपको फंक्शन को एज अ प्रॉप्स लेना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉमा करके आप ले लीजिए। बटन में क्या करेंगे? ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक करके यहाँ पर आप इसको कॉल कर लो, ठीक है। अब देखते हैं डिलीट करके, तो ये देखिए, और ये मेरा डिलीट जो है, मैं फिर से ऐड किया, हाय किया, और हेलो किया, और अब डिलीट किया। ये डिलीट मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डिलीट मेरा काम नहीं कर रहा है, तो चेक करते हैं डिलीट मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्या होगा, ऐसा, ओके 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 ओके। देखिए, काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए, यहाँ पर डिलीट टू डू आपको क्या मांगता है? कि आईडी मांगता है, लेकिन जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो आपने आईडी पास किया? नहीं पास किया ना, तो आपको आईडी तो पास करनी पड़ेगी ना। तो आईडी पास करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आईडी पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर आईडी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दे देता हूँ आईडी, और आईडी में हम यहाँ पर क्या दे देंगे? टू डूस डॉट आईडी, टू डूस डॉट आईडी दे दिया, ठीक है। या फिर आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम शॉर्टकट यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट में फिर आप बोलेंगे कि पहले ऐसे बताते हैं फिर ऐसे बताते हैं। हम पहले प्रॉपर एक बार देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट यूज करेंगे। तो अब आईडी दे दिया, आईडी कहाँ से आ गई? आईडी यहाँ पर हमने बनाया था, आईडी यहाँ से आ गई। अब यहाँ पर मुझे आईडी को लेना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर आईडी ले लिया। अब यहाँ पर नॉर्मल इसको फंक्शन को कॉल ना करके हम लगाएंगे कॉल बैक, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। डिलीट टू डू में हम क्या दे देंगे? आईडी दे देंगे। हर टू डू की अपनी अलग अलग आईडी होगी। अब देखते हैं, डिलीट किया, हो गया, हो गया। हेलो किया, एंटर किया, हाय किया, एंटर किया, और जो है क्या हाल चाल किया, क्या हाल चाल किया, एंटर किया। तो देखिए, अब इसको डिलीट करूँ, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक काम कर रहा है। हमारा डिलीट की फंक्शनलिटी भी बन गई। अब थोड़ा सा इसको जो है हम स्टाइलिंग देते हैं, और स्टाइलिंग देके जो है आगे की चीज़ें हम जो है हम आगे की चीज़ें जो है हम इसमें करते हैं। तो देखिए, स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे? तो हमारा जो स्टाइलिंग था इनपुट कंटेनर से, इनपुट कंटेनर के बाद जो है प्लेस होल्डर हो गया था। बटन भी हमने स्टाइल कर लिया था, बटन होवर भी कर लिया था। यूएल को स्टाइल करते हैं, ये जो लिस्ट है, तो हम इसमें आ जाएंगे, और थोड़ा सा स्टाइलिंग देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा यूएल, और यूएल में आपका पहले तो आप दे दो लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल इसको दे दीजिए नन, लिस्ट स्टाइल को दे दो नन, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो आपका वो स्टाइलिंग था सही हो जाएगा, यानी कि जो नंबरिंग आता है डॉट आता है खत्म। पैडिंग जीरो दे दो, और पैडिंग के बाद जो है मार्जिन भी जीरो दे दो, मार्जिन जो है आप जीरो दे दो, ठीक है, पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो। अब जो है टू डूस आइटम नाम से आपके पास है एक क्लास हमने बनाया था, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। एक टू डूस आइटम नाम से हमने इसको दिया था क्लास, जब मैप कर रहे थे टू डूस आइटम। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करके हम जो है एकदम फटाफट स्पीड में यहाँ पर दे देते हैं टू डूस आइटम दे दिया। और यहाँ पर आप दे दो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दीजिए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दे दीजिए। और बैकग्राउंड में क्या देंगे आप? हैश वन, कंट्रोल जेड, हैश वन सी ठीक है, हैश 1C 1C, ठीक है। तो ये हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अब बैकग्राउंड के बाद जो है मैं दे दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड, और हैश 333, ठीक है। बट ये मेरा अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्रेश करूँ और इसको मैं मान लीजिए ऐड करूँ, तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्यों काम नहीं कर रहा है? क्यों काम नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर टू डू आइटम,
ठीक है। और टू डू आइटम में अच्छा वो तो पेरेंट है ना, वो तो पेरेंट है तो उसका नहीं, हम जो है आगे चलकर उसके आगे चल और स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो देखिए, और नहीं होगा तो मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दे दूंगा, टू डू आइटम को मैं यहाँ कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये क्लास नेम मैं यहाँ दे दूँ चाइल्ड में, अगर चाइल्ड में दे दूँ क्लास नेम, तो क्या चीज़ें सेट हो जाएंगी? चीज़ें सेट हो जाएंगी। हाँ, मेरी चीज़ें जो है सेट हो गई, लेकिन अभी के लिए पर पर मुझे बटन को भी तो स्टाइल करना है। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर एक डी बनाओ, आप यहाँ पर एक डी बनाइए, और डी बनाकर जो है क्या करें, आप इस डी में ये क्लास नेम दे दीजिए। ठीक है, ये डी में आप क्लास नेम दे दीजिए, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पूरे के पूरे उसमें स्टाइलिंग चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे उसमें स्टाइलिंग चाहिए। ठीक है, जो मेरा बटन है वो बटन भी उसमें आ जाना चाहिए, वो बटन भी मेरे ड्यू के अंदर में आना चाहिए। ठीक है, आप एक काम करो, इसको एल आई के अंदर में ही आप बटन को डाल दो। देखो, इस एल आई के अंदर में ही आप बटन को डाल दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, आप उस एल आई के अंदर में ही बटन को डाल दीजिए। और ये जो टू डू वाला है, आप ड्यू ना बनाकर आप इसी में ही डाल दो, आप इसी में डाल दो। ठीक है, आपका एक जो है ड्यू का काम जो है बच जाएगा, ये ड्यू हटा दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, स्टाइलिंग करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप ये तरीका भी अपना सकते हो। ठीक है, तो हमने ऐसा कर लिया, चलो। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो है ऐप भी हमारा जो है नीट एंड क्लीन हो गया। फॉर्मेट को बंद कर लेते हैं। अब आगे की स्टाइलिंग देते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड में जो ब्यूटीफुल सुंदर सा कलर है वो आ गया है। और आ जाने के बाद जो है अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो है पैडिंग देंगे लेफ्ट राइट में 12 पिक्सल, 12 पिक्सल, और टॉप बॉटम में 16 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट राइट में 12 पिक्सल और टॉप बॉटम में 16 पिक्सल। मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 10 पिक्सल देंगे, और 10 पिक्सल के साथ साथ जीरो दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। मार्जिन के बाद जो है यहाँ पर हम दे देंगे बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको 10 पिक्सल का। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का रहेगा, और 10 पिक्सल के साथ साथ डिस्प्ले इसका हम दे देंगे फ्लैक्स। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। जस्टिफाई कंटेंट हम दे देंगे स्पेस बिटवीन, ताकि एक दूसरे से क्या रहे, वो दूर दूर रहें। ठीक है, दूर दूर आ गए, और दूर दूर आ जाने के बाद जो है अलाइन आइटम देंगे सेंटर, ताकि जो है ऊपर नीचे ना हो, चीज़ें सेंटर में रहें। और फॉन्ट वेट दे देंगे बोल्ड, ताकि जो है एकदम बोल्ड बोल्ड दिखे, बड़ा बड़ा दिखे। और ट्रांजिशन दे देंगे हम बैकग्राउंड में, ट्रांजिशन बैकग्राउंड। और इसको आपको लिखना पड़ेगा, सजेशन इसमें नहीं आता है, हर बार सजेशन थोड़ी ना आएगा भाई। बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड, ठीक है, तक चले। अब टू डू आइटम में जब आप होवर करो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि डॉट टू डू आइटम में जब आप होवर करो तो मैं चाहता हूँ कि हल्का सा बैकग्राउंड जो है उसका चेंज हो। बैकग्राउंड आपका मैं करूँगा हैश 292929। ठीक है, ये हो तो आप इसमें होवर करेंगे तो हल्का सा चेंज आएगा, देखो हल्का सा चेंज आ रहा है। ठीक है, अब टू डू आइटम का बटन है तो बटन की हम अलग से स्टाइलिंग करेंगे, डॉट टू डू आइटम। और टू डू आइटम करके बटन हम उसके अंदर में बटन रखे हैं, तो पहले तो बैकग्राउंड चेंज करो। बैकग्राउंड क्या रखेंगे, बैकग्राउंड रखेंगे हैश FF1744। ठीक है, तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, देखो लाल लाल आ गया ना, तो ऐसे ही बॉर्डर दे दो नन, बॉर्डर लाल यानी कि डेंजर, नन। ठीक है, यानी कि हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये हमने जो है बटन बना लिया। अब ऐसा ही बटन है कि नहीं इसका देखता हूँ, इसमें बटन थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखो होर पर लाल आ जा रहा है, तो मुझे इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट टू डू आइटम बटन, और बटन में डॉट टू डू आइटम के होवर में तो मैंने दे दिया। और जो है इसमें होवर में मैं क्या दूंगा, बटन के होवर में, बटन के होवर में यहाँ पर मैं दे दूंगा बैकग्राउंड, तो मुझे रेड वाला चाहिए, लाली चाहिए। तो हैश D5 इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो होवर करके देखो, देखो लाल लाल आएगा। ठीक है, तो आप ये दे सकते हो, और उसका टेक्स्ट का कलर वाइट रहना चाहिए हमेशा, उसका जो रंग है COLOR, उसका रहना चाहिए वाइट। तो ये हो गया आपका वाइट। और वाइट होके उसका जो कर्सर है वो पॉइंटर होना चाहिए, देखिए अभी कर्सर एरो साइन आ रहा है ना, एरो। अच्छा, ये ऑलरेडी जो है वो कर्सर पॉइंटर हमने कहीं किया होगा, फिर भी दे देते हैं। और आ रहा है तो क्या ही जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। और आपका ट्रांजिशन लगा दीजिए, ताकि थोड़ा स्मूथनेस रहे। ट्रांजिशन हम क्यों लगाते हैं, चीज़ों को स्मूथ करने के लिए।
ठीक है, इस देखिए अब आप करेंगे तो स्मूथनेस आएगी। डिलीट करते तो डिलीट, तो ये हमारा बन गया। तो ये ऐड हो गया, हेलो, हाय, हेलो, हेलो, हाय। अब इसको डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। ठीक है, चीज़ें जो है काम कर रही है, हमारा जो सेट हो चुका है। अब एक चीज़ पर जो हमें काम करनी है, वो क्या हमें काम करनी है, देखिए अभी तक जो हमने काम नहीं किया है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने हाय लिखा, ठीक है, हेलो लिखा, यहाँ पर हेलो लिखा, और क्या हाल है लिखा, क्या हाल है लिखा। तो ये क्या हो गया, अब रिफ्रेश किया, सारा चला गया। मुझे क्या चाहिए, वो रिफ्रेश करूँ तो वो रहना चाहिए, वो गायब नहीं हो जाना चाहिए। तो गायब नहीं होने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें उसको लोकल स्टोरेज में सेट करना पड़ेगा। और लोकल स्टोरेज में हम सेट कैसे करेंगे, देखिए लोकल स्टोरेज में हम सेट करेंगे यूज इफेक्ट की मदद से। ठीक है, यूज इफेक्ट क्या होता है, एक कंपोनेंट की चेंज या अपडेट होने से दूसरे कंपोनेंट में रिफ्लेक्शन, ठीक है, साइड इफेक्ट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एकदम शॉर्ट में समझिए कि एक कंपोनेंट के चेंज या अपडेट होने से दूसरा कंपोनेंट कैसे जो है अपडेट होता है। तो जो है यहाँ पर मैं करूँगा यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, लिखा कि इंपोर्ट हो गया, नहीं हो रहा तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये साइड इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है, साइड इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एस लिखिए तो आपको स्निपेट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट करके आप यहाँ पर स्निपेट कीजिए तो आपको स्निपेट मिल जाएगा। स्निपेट यानी कि ढांचा, ढांचा, ठीक है। तो जब जब आपको कुछ ऐसा करना है कि एक कंपोनेंट के चेंज या अपडेट होने से किसी दूसरे कंपोनेंट में रिफ्लेक्शन करना है, यानी कि यहाँ पर मैं टू डू ऐड करूँ तो लोकल स्टोरेज में आ जाना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट हुक का। ऐसे चीज़ों के लिए हमें यूज इफेक्ट हुक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉस्ट आपका सेव्ड टू डूस नाम से, सेव टू डूस नाम से एक वेरिएबल बना लिया। और मुझे इसको जेसन में पार्स करना पड़ेगा, तभी मैं लोकल स्टोरेज में यूज कर पाऊंगा, ताकि वो मुझे ओरिजिनली दिखेगा। ठीक है, तो जेसन, आपका जेसन डॉट पार्स, और जेसन डॉट पार्स। तो लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लोकल स्टोरेज डॉट एक होता है। देखिए अभी जो है मैं सेट करूंगा, तो यहाँ पर जो है सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले गेट करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस यूज इफेक्ट को आप जो है क्या करो, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, मुझे जो है इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जब मैं सेट करूंगा तो मैं स्ट्रिंगिफाई करूंगा, मैं स्ट्रिंग फॉर्म में डालूंगा। जब मैं निकालूंगा तब मैं पार्स करूंगा, समझिए। जब आप सेट कर रहे हैं तो उस समय आप स्ट्रिंग में डालेंगे तो हम उसको स्ट्रिंगिफाई बोलते हैं। जब हम निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, पार्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और सेट आइटम, यहाँ पर आइटम का नाम क्या देंगे, मैं दे रहा हूँ टू डूज दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं टू डूज दे रहा हूँ, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। कॉमा करके क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी कि मुझे स्ट्रिंग में डालना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया टू डूज को। अब देखिए क्या क्या करेंगे, और अब देखो, तो यहाँ पर जो है ये मेरा, आपको लोकल स्टोरेज कहाँ देखने को मिलेगा, इस एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखेगा, एप्लीकेशन में आपको दिखेगा लोकल स्टोरेज। देखिए ये है आपका लोकल स्टोरेज, तो इसी को हम बोलते हैं लोकल स्टोरेज। तो इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, ये लोकल स्टोरेज है। अभी इसको आप पूरा पूरा ब्लैंक कर दो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा रिफ्रेश हो गया। यहाँ पर अगर मैं हाई करूँ, जे करूँ, एंटर करूँ, तो ये मेरा लोकल स्टोरेज में इधर आ जाना चाहिए था, टू डूस नाम से आ गया, लेकिन ये नहीं आया अभी तक, इधर नहीं आया है। अब जो है मैं एक और बार जे करूँ, जो करूँ, तो पर भी ये मेरा लोकल स्टोरेज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो है लोकल स्टोरेज में नहीं आ रही चीज़ें। देखिए, तो एक बार हम चेक करते हैं कि हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किया, टू डूस किया, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया और टू डूस किया, लेकिन मेरा जो टू डू से यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि मेरा उसमें तो एरे है, एरे में तो एलिमेंट है। और एक और बार मैं करूँ, एंटर करूँ, तो यहाँ मेरा टू डूस तो बन रहा है, लेकिन मेरे टू डूस में एलिमेंट ही नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। और रिफ्रेश करके देखूँ तो मेरा टू डूस नाम से एक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से जो है डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद रिफ्रेश किया, तो मेरा टू डूज बन गया। क्यों, क्योंकि इसकी खासियत है कि, क्या खासियत है,
अगर मैं आपको यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, और यहाँ पर जो है सेविंग टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो कंसोल में एक बार देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, मेरा यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक चल गया, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ से ऐड किया, तो ये मेरा लोकल स्टोरेज नहीं चल रहा, ये मेरा जो यूज इफेक्ट नहीं चल रहा, देखिए ये मेरा यूज इफेक्ट नहीं चल रहा है, ये आप कंसोल लॉग यहाँ से हटा दो, ये कंसोल लॉग आप यहाँ से इसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, जब जब हम रिफ्रेश करते हैं हमारा यूज इफेक्ट चल जाता है, जब जब हम रिफ्रेश करते हैं हमारा यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक चल जाता है। और लाइफ साइकिल मेथड के कारण ये आपका 2 बार चलता है। लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, पहले हमारे पास स्टेट नहीं हुआ करते थे, हुक्स नहीं हुआ करते थे, तो हुक्स की जगह पर लाइफ साइकिल मेथड थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर हाई लिखा, एंटर किया, तो मेरा यूज इफेक्ट दोबारा चल नहीं रहा है, मुझे यूज इफेक्ट को दोबारा चलाना है, यूज इफेक्ट नहीं चल रहा है, इसीलिए मेरे लोकल स्टोरेज पर जो है, जो मेरा लोकल स्टोरेज है वहाँ पर जो है एलिमेंट सेट नहीं हो रहे। तो आप यूज इफेक्ट को दोबारा कैसे चला सकते हो, तो देखिए यहाँ पर एक है एम्प्टी एरे, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी एरे, डिपेंडेंसी एरे। अगर ये आपका डिपेंडेंसी एरे ब्लैंक है तो स्टार्टिंग में लाइफ साइकिल मेथड के कारण आपका यूज इफेक्ट जो है 2 बार चलेगा, समटाइम 1 बार चलता है और दोबारा नहीं चलेगा। लेकिन मुझे जब जब टू डू में चेंज हो, यहाँ पर मैं नया ऐड करूँ, तब तब जो है मेरा यूज इफेक्ट चलना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वो टू डू को पास करना पड़ेगा, यानी कि जिसके चेंज या अपडेट होने से आप अपने यूज इफेक्ट को चलाना चाहते हैं, उसको यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जिसके चेंज या अपडेट होने से आप अपने यूज इफेक्ट को दोबारा चलाना चाहते हैं, उसको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जब जब मेरा टू डू जो है चेंज या अपडेट हो, मुझे चाहिए कि मेरा यूज इफेक्ट चले, लोकल स्टोरेज मेरा में सेट हो जाए। तो अब देखिए, अब एक बार रिफ्रेश करो, अब इसको जो है आप एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश किया, यहाँ पर हाई लिखा, तो मेरा यूज इफेक्ट जो है चलेगा, देखिए यूज इफेक्ट मेरा चलेगा, देखो मेरा यूज इफेक्ट चल गया। और मैं मेरा लोकल स्टोरेज में भी वो आ गया हुआ, देखो ये जो है आईडी आ गई और यहाँ पर हाई आ गया। अब दोबारा मैं अगर यहाँ पर हेलो करूँ हेलो करूँ, एंटर करूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है वो चीज़ें जो है हेलो भी आ चुकी है, हेलो भी आ चुकी हैं, हमारा यूज जो है चल चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह से अगर अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो रिफ्रेश करूँ तो मेरा ये गायब भी हो चुका है लोकल स्टोरेज से, तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज से मेरी चीज़ें गायब नहीं होनी चाहिए रिफ्रेश के बाद भी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज रेप यूज करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट रेंडर है तो हम चाहते हैं कि हमारा यूज इफेक्ट जो है ना चले, ठीक है, नहीं तो फर्स्ट रेंडर है, यूज इफेक्ट ना चले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज रेप हुक का जो है यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करें, बहुत ही आसान है यूज रेप हुक। यूज रेप हुक क्या होता है, यूज रेप हुक ऐसा हुक होता है जो कि जैसे आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एचटीएमएल एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और एचटीएमएल एलिमेंट को जो है ग्रैब करने के साथ साथ आपका ब्राउजर का अगर फर्स्ट रेंडर है, और फर्स्ट रेंडर में यदि आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो वो यूज रैप हुक की मदद से आप जो है कर सकते हैं। यूज रैप हुक जो है बहुत ही काम आता है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर जो है आप यहाँ पर कॉमा करके यूज रैप को यूज कर लेंगे, यूज रैप हुक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि फर्स्ट रेंडर है या नहीं, तो कैसे चेक करूँगा फर्स्ट रेंडर है या नहीं, तो फर्स्ट रेंडर यानी कि मेरा जो पेज है पहली बार रेंडर हो रहा है या नहीं, रेंडर यानी कि रिफ्रेश समझ लो। तो कॉस्ट आपका इस फर्स्ट रेंडर नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इस FIRST फर्स्ट रेंडर, और फर्स्ट रेंडर में क्या करूंगा, मैं करूंगा यूज रैप, और यूज रैप करूंगा इसको ट्रू, फर्स्ट रेप मेरा ट्रू है, ठीक है। और ट्रू है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट रेंडर ट्रू है, जब रेंडर हो जाए तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, तो यूज फिर तो मेरा चलेगा ही चलेगा, ब्राउजर रिफ्रेश हो जाएगा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा फॉल्स। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप इसको लोकल स्टोरेज को इसको हटा दो, कंसोलों की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर करो, इफ यदि मेरा फर्स्ट रेंडर है, ट्रू है, तो क्या करें, फर्स्ट रेंडर डॉट एक वैल्यू होती है यहाँ पर करंट, वो ट्रू है, ऑटोमेटिक ट्रू है, आपको इक्वल इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इफ ऑटोमेटिक चेक कर देता है। तो आप क्या करें, इस फर्स्ट रेंडर डॉट करंट में आप फॉल्स डाल दीजिए और रिटर्न कर जाइए, जब जब रिटर्न कीवर्ड हिट होगा आपका यूज फिर दोबारा नहीं चलेगा, री रेंडर नहीं होगा। रिटर्न कीवर्ड बहुत पावरफुल कीवर्ड होता है, जहां भी आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन कॉल होना बंद। अब देखिए, अब लोकल स्टोरेज से चीजें गायब नहीं होंगी,
अब एक बार इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, अब गायब नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं हाई लिखा तो लोकल स्टोरेज में जो है ये मेरा लोकल स्टोरेज में आया कि नहीं आया, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैंने हाई लिखा, ठीक है, ये मेरा लोकल स्टोरेज में आ गया। हेलो लिखा, ये आ गया। अब रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया तो देखिए, अब रिफ्रेश किया तो पर भी मेरा लोकल स्टोरेज से गायब हो गया, जबकि नहीं गायब होना चाहिए था, राइट। तो ऐसा क्यों हो गया कि मेरा लोकल स्टोरेज से रिफ्रेश करने के बाद भी वो गायब हो गया? तो मैंने यहाँ पर जो है यूज़ रैप किया, और यूज़ रैप करके जो है इस फर्स्ट रेंडर को मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, ट्रू को ट्रू कर दिया। और ट्रू करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने चेक किया, अगर इफ फर्स्ट रेंडर डॉट करंट है तो क्या करो, फर्स्ट रेंडर डॉट करंट में आप डाल दो फॉल्स और रिटर्न कर जाओ। और रिटर्न कर जाओ तो अब मैं बार फिर से चेक करूँ, और चेक करने के बाद जो है अगर मैं इसको हाई करूँ, ठीक है, आया। हेलो करूँ तो भी आया। अब जो है हेलो करने के बाद जो है मैं रिफ्रेश करूँ तो वो गायब हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लोकल स्टोरेज में तो टू डूज हैं, राइट। लेकिन मैं जो है मैं क्या चाहता हूँ कि वो मेरे इस स्टेट में भी आ जाए, इस स्टेट में भी आ जाए, ठीक है, ये मेन स्टेट है ना मेरा टू डूज नाम से, इसमें भी आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, में हम एक और यूज इफेक्ट लगा सकते हैं, यूज इफेक्ट का स्निपेट। और ये जब आप लोकल स्टोरेज के साथ डील करते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं, और आपको जो है ऐसी चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर करो कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाइए सेव टू डू नाम से, सेव टू डू यानी कि जो ऑलरेडी सेव्ड है, सेव टू डूस, और सेव टू डूस। और क्या करो, अब पार्स करेंगे जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट करें पार्स, और पास करके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। हम हमने तो गेट ही नहीं किया ना, लोकल डॉट गेट आइटम। मैं पहले इसको चलाऊंगा और मैं करूंगा टू डूस, क्योंकि मैंने उसका नाम क्या दिया था, टू डूज दिया था। ये वाला यूज इफेक्ट पहले चलेगा, फिर नीचे वाला चलेगा। अगर सेव्ड आइटम है, सेव टू डूस है, तो क्या करो, सेव टू डूस है तो सेट टू डू में क्या डाल दो, सेट टू डूस डालना था मुझे, हाँ सेट टू डूस। और सेव टू डूस में आप डाल दीजिए सेव टू डूस, सेव टू डूस इस तरह से। अब देखिए, अब जो है जैसे कि मैंने इस एक बार रिफ्रेश किया, इसको हाई किया, इसको हेलो किया, रिफ्रेश किया, तो वो ब्राउजर में है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर भी वो है, क्यों है देखिए, काम कैसे हो रहा है। लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होती है, तो सबसे पहले ये वाला यूज इफेक्ट चला, तो यहाँ पर आपके पास लोकल स्टोरेज में तो पहले से था ना, एक बार था, उसने निकाल लिया। निकालने के बाद जो है यहाँ पर चेक किया कि सेव टू डूज है आपके पास, हाँ है। तो सेट टू डू में क्या कर दिया, यहाँ पर सेट टू डू में उसने जो है नया टू डू ऐड कर दिया, जो भी आपके पास दो था। अब जब जब टू डू में कुछ चेंज होगा, हमारा यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। यहाँ पर जो है फर्स्ट रेंडर नहीं है, फर्स्ट रेंडर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो दोबारा जो है ऐड कर देगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये था हमारा एक प्रोजेक्ट के साथ रिएक्ट का लर्निंग। इसमें हमने यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेप भी देखा, हमने स्टेट प्रॉस भी देखा। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जो है जैसे आप पूरा रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर आना है, ठीक है। हमने बेस्ट रिसोर्स दिया है चैनल पर, और चैनल पर आने के बाद जो है आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट के बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर कोडिंग के प्लेलिस्ट हैं, जेएस एनिमेशन, नेक्स्ट जेएस का भी आप नेक्स्ट जेएस पूरा सीख सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स है, रिएक्ट ई कॉमर्स से आपकी ई कॉमर्स पूरा बना सकते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, बैक एंड का है, फुल स्टैक का है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, नोड जेएस का सेपरेट प्लेलिस्ट है, ठीक है। और तो ये मास्टरी कोर्स है, आपको ये जो मास्टरी कोर्स है 8.5 घंटे की, ये करनी पड़ेगी। इससे आप रिएक्ट में प्रो बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप एक बार जो है कमेंट देख लीजिए, कमेंट देख लीजिएगा वीडियो के। आप कमेंट देख के आप कमेंट देखने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं ये भी बोल सकता हूँ। कमेंट देखिएगा, 91 के व्यू हैं, ठीक है। तो 91,000 लोगों ने देखा है, तो वीडियो में कुछ तो है, ठीक है। तो आप जो है एक बार एक दो 5 से 10 मिनट देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको चीज़ें समझ आए देन आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप रिएक्ट में प्रो बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ प्रो बन जाओगे। उसके बाद आपका जो है रिएक्ट हो जाने के बाद आप बैकएंड वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा जो है आप बैकएंड सीख सकते हैं, हमने पूरा बैकएंड दिया है।
और ये हमारा रिएक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट है जहाँ पर हमने रिएक्ट की चीज़ें लाइक आपका रिएक्ट के सारे हुक्स कवर किए हैं, मॉडर्न हुक्स जो नए हुक ऐड हुए हैं वो कवर किए हैं, और ये आपके ओल्ड हुक्स जो हैं और प्रोजेक्ट भी हैं। और हमारा एक और प्लेलिस्ट है जिसमें हमने रिएक्ट के आपको 23 प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, 23 प्रोजेक्ट। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरा का पूरा 23 प्रोजेक्ट हैं जो हमने आपको रिएक्ट में बना के दिखाया है, जिसको आप देख सकते हैं लाइक रिएक्ट ई कॉमर्स, मर्न शॉपिंग कार्ट। तो आप यहाँ से भी अपनी रिएक्ट की स्किल को जो है बहुत ही शार्प कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इस तरह के बहुत ही शानदार वीडियो में। तो तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।